आंग ट्रेनाइजर गन की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। सितुलू कहती है कि क्या तुम्हें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अरे ये ट्रेनाइजर गन है, इसको हम डीमन को जिंदा पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। आंग कहता है कि डीमन को जिंदा पकड़ने के लिए इन गन्स का यूज़ करना किया जाता है। आंग वापस से उस डीमन की तरफ देख रहा होता है जहाँ पर उसके मुंह को इन लोगों ने अच्छे तरीके से बांध दिया था। लैंसिनो कहने लगता है ओल्ड टाइम पीरियड में जितने भी हंटर हुआ करते थे वो सारे डीमन को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से पीटते थे और उसके बाद उन्हें बेहोश कर देते थे। लेकिन इस वजह से जो उनका दिमाग था वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाता, वो पूरे से यूज़लेस हो जाते थे। इसके बाद उनका कोई भी यूज़ नहीं किया जा सकता था और मुझे लगता है ये बेस्ट चीज़ है, इस तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। फिर लैंसिनो कह रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास में ट्रेनाइजर बुलेट्स भी तभी खत्म हुई है जब हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है कि हमें ये जो पॉइंट है उसे मिशन बोर्ड के ऊपर सबमिट करा देना चाहिए ताकि हमारे पॉइंट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएं। और इन 3 डीमन को जिंदा पकड़ने के लिए हमें बहुत सारे डीमन को मारना पड़े, क्योंकि इन डीमन को जिंदा पकड़ना आसान नहीं था। हम देखते हैं जो सुजू होती है वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहती है शाम हो चुकी है, फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है और मुझे लगता है कि इसके बाद में हमें घर चलना चाहिए और एक अच्छा सा डिनर करना चाहिए। आंग अपने मन में कहता है मुझे तो मालूम नहीं कि इस बॉडी ओनर का कोई घर इस दुनिया के अंदर है या फिर नहीं, क्योंकि मैं इस बॉडी ओनर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। फिर हम देखते हैं लू कह रही होती है कि हाँ मुझे भी अपने डोजो के अंदर जाना है, तो इसलिए जल्दी करो, ये जो पॉइंट्स है उन्हें मिशन बोर्ड के ऊपर सबमिट करा दो। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर एक गोली आती है और तुरंत ही तीनों डीमन को एक ही बार में खत्म कर देती है। इन लोगों को इस बारे में पता नहीं चलता आखिरकार किसने और कब कैसे किया, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं होती है। इसलिए सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन फिनलेस डीमन की डेड बॉडीज को देख रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग अब इन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर एक बंदा होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें मिशन बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं करने दूंगा। सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आखिर वहां पर कौन है। हम देखते हैं ये कल की टीम होती है जो कह रही होती है कि तुम सारे रुकीज हो और मुझे लगता है कि तुम ही वो लोग हो जिसने मिशन बोर्ड से जितने भी ए रैंक के मिशन है उन्हें ले लिया था। क्या तुम लोग जितने मिशन है उन्हें खुद ही कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हो? अब हम देखते हैं आंग उससे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। हम देखते हैं जो बंदा होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि मैं ब्लैक गन टीम का लीडर हूं और इसी के साथ ही ये भी मास्टर जियोतांग की टीम से ही है। तो तुम भी मास्टर की टीम से हो? मुझे लगता है इस बार जियोतांग ने बहुत अच्छी टीमों को चूज किया है। फिर वो कहता है कि हम तुम्हारे सीनियर हैं और अगर तुम्हें यहाँ पर किसी भी टाइप के मिशन को लेना है तो तुम्हें इसके लिए हमारी परमिशन लेनी होगी। इनके साथ जो लड़की होती है वो कहने लगती है हाँ इन्होंने इस जगह पर 3 मिशंस को चूज किया है। फिर हम देखते हैं वो लोग नीचे आ जाते हैं और आंग की टीम की तरफ बढ़ने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने हमसे बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं लिया और हमारे अप्रूवल के बिना ही सारे ए रैंक मिशन है उसे खुद ही करने के लिए चल दिए। हमारे जैसे सीनियर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। अब हम देखते हैं सितुलू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रही होती है कि हमने इन डीमन को पकड़ने के लिए इतना ज्यादा मेहनत किया था, तो आखिर इनकी हिम्मत कैसी है सब कुछ बिगाड़ने की। फिर हम देखते हैं ये जो बंदा होता है वो कहता है कि आखिर तुम्हारी टीम का लीडर कौन है? तुम हमारे सामने आकर रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हम लोग तुम्हारे सीनियर है। वहीं पर हम देखते हैं सितुलू होती है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, लेकिन वो बंदा जैसे तैसे करके अपने अटैक को डॉच कर लेता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की? क्या तुम पागल हो चुकी हो जो हमारे ऊपर अटैक कर रही हो जबकि हम तुम्हारे सीनियर हैं? इसी के साथ सितुलू की टीम के सारे मेंबर आ जाते हैं। लैंसिनो पकड़ते हुए कहता है वो हमारे सीनियर हैं, हम लोग उनके साथ इस तरीके से फाइट नहीं कर सकते। जबकि सुजू भी यही बात कर रही होती कि हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता इनकी टीम का एक मेंबर इस जगह से गायब हो चुका है। ये सारी चीजें देखकर उस सीनियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में कहने लगता है तुम लोगों ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने जो गलती करी है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, तुम्हारी पूरी टीम को मिलेगी। मुझे पता चल चुका है यही तुम्हारी टीम की कैप्टन है और तुम्हारी कैप्टन ने हम लोगों के ऊपर हमला किया। सितुलू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहने लगती है मैं अब इन लोगों को अपना फेस ऑफ कैसे करूंगी? मैं इनकी टीम की लीडर हूं और मेरे ही सामने सारे डीमन को मार दिया गया। एक लीडर को हारने वाली जंग में भी अपनी टीम का स्टैंड लेना चाहिए, जो कि मैं इस जगह पर कर रही हूं। जबकि दूसरी तरफ लैंसिनो से रोकते हुए कहने लगता है रुक जाओ। इसी के साथ ही हम लोगों को लैंसिनो के पीछे से आंग का सीन दिखा, जो अपनी सारी एबिलिटीज को यूज करते हुए तेजी से उस ब्लैक गन टीम लीडर के करीब आ जाता और कहने लगता है तुमने यहां पर जो कुछ भी किया इसके लिए तुम्हें बदला तो देना होगा। और ये कहने के साथ ही एक जबरदस्त किक उस लीडर के मुंह पर मारता है, जिसके साथ ही वो लीडर पीछे की तरफ जाने लगता है। उसके सारे टीममेट ये देखने के बाद हैरान होते हैं कि एक न्यूबी ने उनके ऊपर हमला किया है। आंग के एक्शन को देखकर लू काफी ज्यादा खुश होती है, साथ ही थम्स अप कर रही होती है। वहीं पर दोनों हैरान होते हैं। अब हम देखते हैं ब्लैक टीम के लीडर को, जो कह रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर को इस तरीके से ट्रीट करने की? ब्लैक गन टीम रेडी हो जाओ, हम लोग बैटल करने वाले हैं। हम देखते हैं उसके जितने मेंबर होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं लू कह रही होती है कि आ जाओ, हम लोग तुमसे नहीं डरते हैं। अब हम देखते हैं ये लोग एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। अब इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते, वहां पर जियोटांग आ जाता है और वो उन दोनों ही टीम को वहीं पर रोक देता है और दोनों टीम को पीछे की
तरफ हटा देता है। अब हम देखते हैं कि आंग मन ही मन सोच रहा होता है, यार ये इंस्ट्रक्टर यहाँ कैसे आ गया, अब तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ फाइट भी कर पाएंगे। उसी वक्त जियोतांग आगे आता और सबको देखते हुए कहता है, मैं यहाँ तुम्हारा लीडर खड़ा हूं, तो क्या तुम लोग अपनी सर्वाइवल की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते? वो आसमान की तरफ इशारा करता और बोलता है, सनसेट होने वाला है और तुम लोग अभी भी सिटी के बाहर क्या कर रहे हो? तुम सबको अच्छे से पता है कि शाम होने से पहले सिटी के अंदर वापस जाना जरूरी है, वरना यहाँ के डीमन तुम्हें जिंदा पकड़कर खा जाएंगे। इतना सुनते ही हम देखते हैं कि दोनों टीमें एक दूसरे पर उंगली उठाने लगती हैं। ब्लैक गन टीम का लीडर गुस्से में कहता है, इन लोगों ने पहले फाइट शुरू की थी, ये अपने सीनियर को भी ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे। तभी सितुलू आगे आकर बोल देती है, इन लोगों ने हमारा पूरा मिशन ही बर्बाद कर दिया। हमने बहुत मेहनत से इस फिनलेस डीमन को पकड़ा था और इन्होंने हमारे सारे एफर्ट्स पर पानी फेर दिया। अब सुजू बात करने लगती है, मेरे पास इस जगह पर सबूत है, मैंने इस जगह पर फोटो ली है कैसे इन लोगों ने हमारे बीस्ट के ऊपर अटैक किया था। अब जियोटैंग टीम की तरफ देखता है और पूछता है, तो क्या तुम लोग यहाँ इस फिनलेस डीमन को जिंदा पकड़ने आए थे? लेकिन ये तो ए रैंक कमीशन था, है ना? तो क्या तुम लोगों ने सच में ए रैंक कमीशन चुना था? फिर वो सितुलू की टीम की तरफ देखते हुए बोलता है, शायद तुम्हें ये सब गलत लग रहा हो, लेकिन जब ये लोग भी नए थे तो इन्हें भी बिल्कुल ऐसी ही चीजों का सामना करना पड़ा था। फिर वो बताता है कि ये जो कॉम्पिटिशन है उसके अंदर सब कुछ जायज है, जब तक कि तुम सामने वाले को कुछ ज्यादा ही सीरियसली इंजर्ड ना कर दो। तब तक वो और भी बहुत सारी बातें बताने लगता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए नहीं रोका क्योंकि दो टीम है, उनका फाइट करना अलाउड नहीं है, बल्कि इसलिए रोका क्योंकि शाम होने वाली है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग अभी के लिए सिटी के अंदर चले जाओ, इसलिए अगर तुम्हें कोई भी फाइट करनी है तो तुम्हें कल ही करना होगा। तो क्या तुम लोग समझ गए? अब हम देखते हैं वो ब्लैक गन टीम लीडर के पास में भी आता है और कहता है कि तुम यहाँ इन लोगों का जो मिशन है उसे खराब कर रहे हो। तुम्हें सबसे पहले ही जाकर जो मिशन बोर्ड है उसे ए रैंक के मिशन ले लेने चाहिए थे। आखिर तुम अपने आप को सीनियर टीम कैसे कह सकते हो, जबकि तुम्हारे नाक के नीचे से जो तुम्हारी न्यूबी टीम है वो ए रैंक के मिशन को ले जा रही है। इन बातों को सुनकर जो लीडर होता है वो कहता है कि मुझे माफ करना। वो जाते हुए आंग से उसका नाम पूछता है, तो आंग इस जगह पर बताता है कि उसका नाम आंग है। ये सुनने के बाद एक पल के लिए तो वो पूरे तरीके से हैरान होता है और साथ ही अपने टीममेट की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है उस पर्सन का नाम आंग है? उसने कहा कि उसका नाम आंग है, जो कि ह्यूमैनिटी का एक ग्रेट वॉरियर हुआ करता था। अब वो आगे की तरफ जाते हुए आंग से कहता है, तुमने मेरे ऊपर सबसे पहले हमला किया था, इन सारी चीजों का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। मैं पूरी तरीके से मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी टीम एक भी पॉइंट को इकट्ठा ना कर पाए। उसी वक्त अपने मास्क को पहन लेता है, जो कि आंग की किक की वजह से टूट गया था। हम देखते हैं वो उस मास्क को पहनने के बाद अपनी पूरी टीम से कहता है, हम लोग को इस जगह से निकलना होगा। उनके जाने के बाद में यहाँ पर जो जियोटोंग होता है वो ब्लैक एंड टीम के बारे में बताने लगता है कि ये जो ब्लैक एंड टीम है वो सीनियर टीम है और वो काफी ज्यादा ही खतरनाक है, और उसका जो लीडर है वो दो अलग अलग टाइप की गन को यूज करता है, और जितने भी वॉरियर हैं उसके अंदर उसका एम है वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। उसने तो अभी वाली फाइट के अंदर किसी भी गन का यूज नहीं किया था, इसलिए अगली बार टीम से बच के रहना। इन बातों को सुनकर सितुलू और उसकी जो टीम होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर हम देखते हैं जो जियोटोंग कहता है कि चलो अब सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया है, तो तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ में चलो। और इतना कहकर हम देखते हैं जियोटोंग वहां से जाने लगता है। वहीं पर जो लू होती है वो उनमें सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि आज का दिन था वो सच में काफी खराब था। फिर हम देखते हैं वो आंग से कह रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं चलना? आंग कहता है कि हाँ मैं चल रहा हूँ। इसी के साथ ही वो तुरंत आंग के पास आ जाती है और आंग से कहने लगती कि तुम्हारी जो किक थी वो बढ़िया थी, तुमने जो किया वो बहुत बढ़िया था, एक कैप्टन होने के नाते मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ। ये सुनने के साथ ही आंग उसे थैंक्स कहता है और बात करने लगता है। ये पूरा ग्रुप काफी ज्यादा बेहतरीन है और मैं इस ग्रुप के जुड़ने के बाद अच्छा फील कर रहा हूँ, जिसके साथ ही ये सारा ग्रुप धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं लांसेनो और जो सुजू होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि वो घर पर जाकर बहुत ही ज्यादा अच्छा डिनर करेंगे, और वो आंग से भी इसके बारे में पूछता, लेकिन आंग कहता है कि मैं डिनर विनर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे खुद के कुछ दूसरे प्लान हैं। और आंग का यही प्लान होता है कि वो रात को सिटी से बाहर निकलेगा। रात में तो चारों तरफ डेमन होंगे और यहाँ पर 3 फिनलेस डेमन को जिंदा पकड़ लेगा और अपना मिशन है उसे रात को ही कंप्लीट कर देगा, ताकि सुबह उन्हें कोई वापस से डिस्टर्ब ना कर पाए। हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहां पर हम देखते हैं जो आंग होता है वो सिटी से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा होता है। वहां पर बहुत सारे अलार्म लगे होते हैं जो कि बार बार बता रहे होते हैं कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर आप बाहर निकलोगे तो डेमन खा जाएंगे। तो आंग सोचा होता है कि वॉल के ऊपर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि आखिर कौन बाहर जाएगा रात को वॉल से। फिर हम देखते हैं आंग की नजर एक इमरजेंसी नोटिस पर भी पड़ता है, जिसमें यह लिखा होता है कि यह दरवाजा है वो भले ही यहाँ पर नीचे से खुला हुआ है, लेकिन फिर भी आपको सिटी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो अब हम देखते हैं आंग उस दरवाजे को देख रहा होता है कि आखिर वो नीचे से खुला हुआ है। फिर आंग सोचता है कि जो भी हो मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो जो टीम है वो वापस से मेरे को परेशान करे। इससे पहले कि वो लोग हमें परेशान करें, सुबह मैं ये वाला मिशन है उसे पहले ही कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं आंग को किसी की आवाज आती है, जहां पर वो कह रहा होता है कि मैं सही थी। हम देखते हैं ये सितुलू होती है, जिसे देखकर आंग भी हैरान होता है। सितुलू बाहर जाने को लेकर मन में एक्साइटेड होती है। उसे ऑलरेडी पता होता है कि आंग बाहर जाने वाला है, क्योंकि उसने सुन लिया था कि जब आंग ने कहा था कि उसके रात के प्लान्स हैं, तो वो इतनी भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि आंग की इस बात को भी ना समझ सके, क्योंकि ये पहला टाइम है जब वो रात को सिटी के बाहर जाएगी। यहाँ पर जो आंग था वो कह रहा होता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सितुलू पूछती है कि
कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आंग फालतू सी एक्टिंग करते हुए कहता है कि नहीं मैं तो बस इधर उधर घूम रहा था। सितुलू कहती है कि रहने दो, बहुत बेकार एक्टिंग करते हो। आंग कहता है कि चलो ठीक है, मैं सिटी से बाहर जाने वाला था अपने मिशन को पूरा करने के लिए, लगता है कि मुझे वापस से यहाँ पर सिटी के अंदर जाना होगा। चलो ठीक है, वैसे भी जो यहाँ पर सीनियर्स हैं उनको रिपोर्ट मत करना इस चीज़ की, वरना वो लोग काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट देंगे। इतना कहकर हम देखते हैं आंग वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो सितुलू होती है वो आंग से कहती है कि वैसे तुम मुझे भी अपने प्लान का हिस्सा बना सकती हो। इस बात को सुनकर आंग कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। लू कहती है कि नहीं, मैं तुमसे क्यों ही मजाक करूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है वॉल के ऊपर खड़े उन सिक्योरिटी गार्ड्स को। यहाँ पर हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड कह रहा होता है कि आखिर हमें यहाँ पर क्यों खड़ा रखा है। अगर हम इमरजेंसी गेट को पूरा बंद कर दें तो उसके बाद हमें यहाँ पर खड़े होकर ड्यूटी देने की भी जरूरत नहीं है, हम आराम से जाकर रेस्ट कर सकते हैं। इस बात को सुनकर दूसरे वाला गार्ड पहले वाले गार्ड को बताता है अगर कोई रिफ्यूजी आए तो उसे बिना देरी किए शहर के अंदर लिया जा सके। वो आगे बताता है कि उस दिन बहुत से मासूम लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि गेट वक्त पर नहीं खुल पाया। ऊपर वालों को तब समझ आया कि कभी कभी नियमों से ज्यादा जरूरी इंसानी जान होती है। इसी वजह से अब इमरजेंसी गेट को पूरी तरह बंद नहीं किया जाता, बल्कि उसमें थोड़ा सा गैप हमेशा छोड़ा जाता है ताकि अगर कोई जान बचाने के लिए आखिरी उम्मीद लेकर इस सिटी तक पहुंचे तो उसे दरवाजे के बाहर मरना ना पड़े। दूसरा गार्ड ये बात कहते हुए चुप हो जाता है और पहले वाले गार्ड की तरफ देखता है जैसे उसे समझा रहा हो कि यही वजह है और इसी वजह से हमें छुट्टी भी नहीं दी जाती। मुझे माफ करना जो भी मैंने पहले कहा था। इस बात को सुनकर दूसरा गार्ड कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, देखो मेरे पास में मैगजीन बुक है। इसको देखकर वो दूसरा गार्ड काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये तेरे हाथ कैसे लगे। अब इस बात को सुनकर वो दूसरा गार्ड कहता है कि ये लिमिटेड एडिशन है, तुम्हें ज्यादा ही मजा आने वाला है। हम देखते हैं वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, वहीं पर आंग और सितुलू सिटी से बाहर निकल जाते हैं। हम देखते हैं आंग होता है वो सितुलू को लीड कर रहा होता है कि आखिर उसे किस किस तरीके से यहाँ पर एक्ट करना है। फिर हम देखते हैं आंग और सितुलू होते हैं वो वॉल से काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं जिनसे उन्हें कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जो आंग होता है वो एक प्लान बनाता है कि वो जंगल जाकर उसमें से जो फिनलेस डेमन है उनमें से एक डेमन को अट्रैक्ट करके लेकर आएगा। फिर वो लोग दोनों यहाँ पर उसे मार पीट के जिंदा पकड़ लेंगे। इन बातों को सुनकर जो सितुलू भी इस बात के लिए अग्री कर जाती है। फिर हम देखते हैं आंग जंगल के अंदर चला जाता है। वहीं पर जो सितुलू होती है वो यहाँ पर चौकन्ना हो जाती है कि कहीं दूसरा डेमन वो आकर कहीं से उसके ऊपर अटैक ना कर दे। हम देखते हैं जो आंग होता है वो थोड़ी देर बाद एक डेमन को लेकर आ जाता है और ये चीज सच में काफी ज्यादा हैरान कर देती है सितुलू को, क्योंकि जितने भी फिनलेस डेमन होते हैं वो ग्रुप के अंदर रहते हैं और उनमें से पर्टिकुलरली सिर्फ एक डेमन को यहाँ पर अट्रैक्ट करके लेकर आना ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है। फिर हम देखते हैं जो आंग होता है वो सितुलू को कहता है कि तुम्हें इस तरीके से एक्ट करना है, तो दोनों मिलकर यहाँ पर जो डेमन होता है उसको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और इतना मारते हैं कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और फाइनली वो एक डेमन को यहाँ पर पकड़ लेते हैं। तो आंग ऐसे ही बार बार जा रहा होता है और एक एक डेमन को यहाँ पर अट्रैक्ट करके लेकर आ रहा होता है। आंग और सितुलू डेमन को बेहोश करके जिंदा पकड़ ले रहे होते हैं। तो फाइनली हम देखते हैं जो आंग होता है वो लास्ट डेमन को भी लेकर आ जाता है। वो उन्हें यहाँ पर मार मार के वापस से उसे जिंदा पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों का जो मिशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आंग ने इनके मुंह को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। आंग बता रहा होता है कि वो इस थोड़ी सी फाइट के बाद ही काफी ज्यादा थक चुका है। अगर अपनी पास्ट लाइफ की बात करें तो वो इन डेमन को बस अपने एक किक के साथ ही बेहोश कर सकता था। तभी सितुलू आंग से कहती है अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हम इन डेमन को अंदर की तरफ लेकर जाने वाले हैं। आंग बोलने लगता है नहीं, मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इन डेमन को अंदर की तरफ लेकर जा सकूं। अभी हम इन्हें यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि ये लंबे टाइम तक बेहोश रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे सारे हमले इनके सर के ऊपर थे। जब ये उठ भी जाएंगे तब भी इन्हें समझ में नहीं आएगा इन्हें क्या करना है। तभी हम देखते हैं वहां पर कोई आ जाता और कहता है कि तुम लोगों को ढूंढ लिया। ये हम देखते हैं वहां दो वन फिन डेमन होते हैं जो कि आंग और सितुलू को अपना टारगेट बना चुके होते हैं। उनमें से एक डेमन आंग से कह रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरे जैसी ही स्मेल आ रहा है। फिर हम देखते हैं जो सिटी के सायरन होते हैं वो भी बजने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी यहाँ पर ये जो दो वन फील्ड के डेमन होते हैं उनकी एनर्जी को महसूस कर लिया होता है। अब आंग के लिए जो सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब होने वाली है। हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी वॉल्स के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल चुका होता है कि यहाँ पर एक बड़ा खतरा आ चुका है। फिर हम देखते हैं जो जोएल होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी से यहाँ पर जो सिटी के गेट्स हैं उन्हें बंद कर दो और सामने की तरफ एक स्पॉटलाइट मारो ताकि हम देख सकें कि वहां पर किस टाइप के डेमन है। यहाँ पर जो कमांडर टाटा होती है वो कह रही होती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो जियोतांग से बोलने लगती है तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो, जबकि ये सुनने के साथ ही मास्टर जियोतांग कहने लगते हैं मैं अभी किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर कोई है। वो वन फिन डेमन किसी ना किसी को फॉलो करते हुए तो इस जगह पर जरूर पहुंचे हैं, जिसके साथ ही उनके ऊपर लाइट मारी जाती है और थोड़ी ही देर में जोएल को समझ में आ जाता है कि उस जगह पर और कोई नहीं बल्कि वही दोनों बच्चे हैं, यानी आंग और सितुलू। हम देखते हैं जियोतांग को जो कि कहता है कि नहीं, सिटी गेट को बंद मत करो, आखिर वो लोग वहां पर क्या कर रहे हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पर आंग और सितुलू को देख लिया होता है। फिर हम देखते हैं जो स्पॉटलाइट होती है उसे थोड़ा और भी अच्छी तरीके से वहां पर डाला जाता है। तब वो देख पाते हैं कि वहां पर 3 फिनलेस डेमन हैं, उन्हें जिंदा पकड़ा गया। जियोतांग समझ जाता है कि वो अपना मिशन पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में इन्हें डिस्टर्ब कर दिया गया था। यहाँ पर जो जोएल होता है वो भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि ये लोग इतना ज्यादा रेकलेसली एक्ट कैसे कर सकते हैं। फिर जो जियोतांग होता है वो कह रहा होता है कि मैं कमांडर टाटा के साथ में मिलकर यहाँ दोनों बच्चे हैं उन्हें बचाने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम सिटी वॉल का ध्यान रखना। आगे हम देखते हैं जो जियोतांग
होता है वहां से चला जाता है, और जो कमांडर टाटा होती है वो भी सेम बात कह के उसके पीछे चले जाती है। वो नीचे की तरफ उतर चुके होते हैं और उनकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल किलिंग रिलीज हो रही होती है। जोएल बात कर रहा होता है कि एक रात जिसमें वाइन पीना, ड्रिंक करना काफी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अभी हम लोगों को फाइट करनी पड़ेगी। आखिरकार ये कितनी ज्यादा बेकार रात होने वाली है। वहीं पर हम उन डेमन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, लगता है कि जो 1 टायर के वॉरियर है वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आंग को, जो कि सितुलू से कह रहा होता है कि मेरे पीछे ही रहो, हमें थोड़ा टाइम यहाँ पर इंतजार करना है क्योंकि जल्दी यहाँ पर हमारे लिए हेल्प आ जाएगी। फिर आंग सोच रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी उस वुड टाइप डीमन की तरह एक्ट कर रहे हैं जो कि उस केव के अंदर कर रहा था, और इन लोगों का जो टारगेट है वो शायद से मैं ही हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं सितुलू को, जो कि आंग से कहती है मैं तुम्हारा साथ में मिलकर इन लोगों का सामना करूंगी। इस बात को सुनकर एक डेमन हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम हमारा सामना करोगी। फिर हम देखते हैं ये जो दोनों 1 फिन के डेमन होते हैं वो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और वो दोनों आंग और सितुलू की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो डेमन होता है वो सीधा जाकर यहाँ पर जो आंग होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आंग जैसे तैसे करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास का पूरा एरिया शेक होने लगता है, जमीन भी टूट जाती है। अब इस चीज को देखकर जो डेमन होता है वो कहता है कि वाओ, तुम दोनों तो सच में काफी ज्यादा क्विक हो। हम देखते हैं यहाँ पर जो सितुलू होती है वो अपनी क्लोथ कॉम्बैट टेक्निक का यूज करती है और डेमन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर कोई और डेमन अटैक कर देता है। ये कोई और नहीं बल्कि वाटर टाइप वाला डेमन होता है जिसने सितुलू को अपने थ्रेड से पकड़ लिया होता है, और हम देखते हैं वो सितुलू को पकड़ के अपने पास में बुला लेता है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ पर आंग उस डेमन से कहता है कि सितुलू को छोड़ दे, लेकिन तभी हम देखते हैं जो दूसरा डेमन होता है वो आंग के पास में आता है और कहता है कि फाइट के दौरान डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का। लेकिन इसी के साथ ही उस 1 फिन डेमन के फेस के ऊपर कोई पंच मारता है, जो पंच काफी ज्यादा पावरफुल और इंपैक्टफुल था। ये और कोई नहीं जियोतांग होते हैं जो कि अपनी बहुत ज्यादा पावर को यूज कर रहे थे। फिर वो आंग से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अभी यहाँ पर बच चुके हो। यहाँ पर हम कमांडर टाटा को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 डेमन हैं, एक के पास में वाटर टाइप की एबिलिटी है तो दूसरे के पास में यहाँ पर अर्थ टाइप की एबिलिटी है, और ये जो दोनों ही डेमन है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। अब हम देखते हैं जो अर्थ टाइप का डेमन होता है वो कह रहा होता है, अगर मैंने इस पर्सन के पंच को ब्लॉक नहीं किया होता तो अभी तक जो मेरा फेस है वो पूरे तरीके से डैमेज हो चुका होता। यहाँ पर हम देखते हैं जोएल को, जो कि समझ चुका होता है कि जियोतांग और कमांडर टाटा वो दोनों डेमन का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें भी उनकी मदद करनी होगी। इसलिए वो अपने जो कैनन होते हैं उन्हें रेडी कर देता है ताकि जैसे ही उसे मौका मिले वो डेमन के ऊपर अटैक करके अपनी स्क्वाड को एडवांटेज दे सके। ऐसा ही चल रहा होता है और अब हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की आती है जो जोएल से कहती है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो जोएल उसके बारे में पूछता है। वो लड़की बता देती है कि एक बहुत बड़ी फिनलेस डेमन की डेमोनिक वेव आ रही है जो कि हमारे सिटी वॉल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब इस चीज को सुनकर तो जो जोएल होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं एक बहुत बड़ी जो फिनलेस डेमन की वेव उस वॉल की तरफ बढ़ रही होती है, यानी सिटी वॉल की तरफ। जोएल के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कि जल्दी से वॉरियर्स को जगाने वाला अलार्म है उसे बजा दो ताकि जो वॉरियर है सिटी के अंदर हैं वो जल्दी से जल्दी सिटी वॉल्स के पास में गैदर हो सकें और सिटी वॉल्स को प्रोटेक्ट कर सकें। हम देखते हैं जो अलार्म होता है उसे बजा दिया जाता है, जिसके साथ जो वॉरियर होते हैं वो गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पर जो जियोतांग होता है वो भी इस डेमोनिक वेव को नोटिस करता है और समझ जाता है कि इस डेमोनिक वेव को लीड करने वाले कोई और नहीं बल्कि ये दोनों 1 फिन डेमन ही हैं। अब हम देखते हैं जो सितुलू होती है वो यहाँ पर जो जियोतांग और टाटा होते हैं उनसे कह रही होती है कि तुम लोग आंग को लेकर चले जाओ और ये जो फिनलेस डेमन है उनसे सिटी को बचाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। जबकि इसी के साथ ही जो वो वाटर वाला डेमन होता है वो तुरंत ही लू के मुंह को बंद कराते हुए कहने लगता है, बकवास करना बंद करो। हम देखते हैं जियोतांग वाटर एलिमेंट वाले उस डेमन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन उसके सामने अर्थ एलिमेंट वाला डेमन आ जाता है। यहाँ पर जियोतांग उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। कमांडर टाटा और जियोतांग उसके ऊपर बार बार अर्थ एलिमेंट डेमन को यहाँ पर मैनिपुलेट करके उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। यहाँ पर जो जियोतांग होता है वो टाटा से संभल के रहने के लिए कहता है, जबकि इसी के साथ ही जो आंग होता है इसी मौके का फायदा उठाते हुए सितुलू को बचाने के लिए आगे की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो ये डेमन होता है ये आंग को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता और आंग से कहता है, तुम जा सकते हो, तुम्हारा भी वक्त आने वाला है। अब इस चीज को देखकर आंग काफी हैरान होता है। ये देखकर जियोतांग हैरान तो होते ही हैं कि उसने आंग को नहीं रोका। फिर हम देखते हैं जो अर्थ टाइप का डेमन होता है वो कमांडर टाटा और जियोतांग से कहता है कि तुम दोनों को आगे जाने की अनुमति नहीं है, और इतना कहकर हम देखते हैं उन लोगों से फाइट करने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं जो वाटर टाइप का डेमन होता है वो आंग से कह रहा होता है कि जल्दी से मेरी तरफ आ जाओ, और इतना कहकर हम देखते हैं वो सितुलू को पकड़ के वहां से ले जाने लगता है। तो आंग भी समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है जिसकी वजह से वो लोग उसे अपने इंस्ट्रक्टर से अलग कर रहे हैं ताकि वो उसे आसानी से मार सकें। जियोतांग उसे जाने से मना करता है, लेकिन आंग सोचता है कि वो सितुलू को वहां पर कैसे छोड़ दे, वो भी अपनी सबॉर्डिनेट है और यहाँ पर वो अपनी जो गलती है जो कि पास्ट की है उसे दोहराना नहीं चाहता। जहां पर उसने देखा कि यही सेम एक्सप्रेशन जो कि सितुलू की आंखों में था वही उसके सबॉर्डिनेट की आंखों में था, जिन्हें ऐसा लगता था कि आंग उन्हें बचा लेगा, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा पाया। तो आंग सोचता है कि या तो मैं आज सितुलू को बचाऊंगा या फिर मरूंगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो आंग होता है उस डेमन की तरफ बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं जो डेमन होता है वो सितुलू को एक जगह पे लेके आ चुका होता है और कहता है कि तुम ह्यूमंस काफी इंटरेस्टिंग हो। पता है तुम में से जो सबसे ज्यादा अच्छी बात लगती है मेरे को वो तुम्हारे इमोशन है। जब भी तुम डर महसूस करते हो तो तुम चिल्लाते हो, तो मेरे सामने भी चिल्लाओ, भीख मांगो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं।
दूं। इन बातों को सुनकर सितुलू कुछ भी नहीं कहती। डीमन कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे मुंह को तो मैंने कवर करके रखा है। फिर हम देखते हैं वो कवर को हटा देता है और कहता है कि अभी चिल्लाओ। इन बातों को सुनकर सितुलू कहती है कि मैं और भीख मांगूंगी, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम इस चीज के लायक भी नहीं हो। लू कहती है कि मैं एक मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करती हूं, जहां पर हमें सिखाया जाता है कि कैसे अपनी प्राइड के साथ में मरना है। इन बातों को सुनकर जो डीमन होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुमने तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। और यहां हम देखते हैं वो सबसे पहले सितुलू को किक करता है और कहता है कि आज तुम मरोगी। यहां पर जो सितुलू होती है उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर वो डीमन बार बार अटैक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहां पर आंग की एंट्री हो जाती है और वो कहता है उसे जाने दो, तुम्हारा टारगेट तो मैं हूं ना। यहां पर सितुलू सोचती है कि ये तो आंग है, आखिर ये यहां पर अकेला क्यों आया है। यहां पर हम डीमन को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम तो सच्ची में यहां पर आ गए हो, हाँ तुमने सही कहा, तुम ही हमारे टारगेट हो। यहां पर सितुलू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये डीमन क्या बकवास कर रहा है और आंग टारगेट कैसे हुआ। फिर हम देखते हैं सितुलू आंग को चेतावनी देती है कि वो एक वन फिन डीमन का मुकाबला नहीं कर पाएगा और उसे भाग जाना चाहिए। डीमन लू को फिर से मारता है और उसे चुप रहने को कहता है। आंग गिड़गिड़ाता है कि वो लू को छोड़ दे और बदले में उसे ले ले, लेकिन डीमन दोनों को मारने की बात करता है। आंग हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर उतना तेज नहीं है। डीमन को आंग के अंदर से अपनी जैसी गंध आती है और वो हैरान है। आंग महसूस करता है कि ये वाटर टाइप डीमन है। देखने से ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम के जो डीमंस हैं वो एलिमेंटल एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं। डीमन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। लू को डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आंग इसका सामना नहीं कर पाएगा, वो मारा जाएगा। इस जगह पे काफी सारी नुकीली चट्टानें होती हैं। लू उससे अपने हाथ पे बांधे गए चीज को कट करने की कोशिश कर रही होती है। मुझे भी जल्दी से यहाँ पर आजाद होना होगा और आंग की मदद करनी होगी। फिर हमें वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो डीमन होता है वो कंटिन्यूअसली आंग के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। तो आंग को एक ओपनिंग मिलता है और आंग उसी का फायदा उठाते हुए उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। वो डीमन कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर थोड़े बहुत स्किल हैं, लेकिन फिर भी तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं दिखते हैं, जिसकी वजह से तुमने हमारे एक वन फिन डीमन को मार दिया। तुमने ऐसा कैसे किया? आखिर तुम उसे रिवील क्यों नहीं करते? हम देखते हैं आंग को जो कि कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डीमन कहता है कि ओ तो तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड है, तुम सही से मुझे अपने रियल स्ट्रेंथ दिखाना नहीं चाहते, या फिर तुम मुझे इसके लिए वर्थ नहीं समझते हो। तो चलो मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर तुम अपनी जो पावर है उसे कब तक छुपाते हो। और इतना कहकर हम देखते हैं वो आंग के ऊपर वापस से अटैक करता है। इन सारी चीजों की वजह से आंग की बॉडी लगातार डैमेज हो रही होती है। आंग प्रॉपरली फाइट भी नहीं कर पा रहा होता है, जिसके साथ ही वो डीमन आंग के चेस्ट के ऊपर एक स्ट्राइक करता है, जिसके साथ ही आंग काफी सारे पेड़ों को तोड़ता हुआ पीछे की तरफ जाने लगता है। जबकि दूसरी तरफ लू सोच रही होती है मुझे जल्दी करनी होगी, वरना वो डीमन आंग को मार डालेगा। वो डीमन कहता है मुझे यकीन है तुम इस अटैक के बाद तो बिल्कुल भी नहीं मरोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अब्जॉर्ब करूंगा और उसके बाद लेवल अप करके और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूं। अब मैं तुम्हें खाने वाला हूं और अपने आप को एवोल्यूशन की एक और नई स्टेज पर लेके जाने वाला हूं। जब डीमन उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है तो लू खुद को रस्सियों से आजाद कर लेती है और डीमन को लात मारकर पीछे हटा देती है। आंग उससे कहता है चली जाओ, इस जगह से तुम्हारे लिए ही ठीक होगा, क्योंकि ना ही मैं और ना ही तुम फाइट कर सकती हो। लेकिन वो कहने लगती है मैं तुम्हारी टीम की कैप्टन हूं, मैं इस तरीके से तुम्हें मरता हुआ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। इसी के साथ ही वो एक लीडर की तरह खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर मारना है तो उसे मारे, वो अपने साथी को चोट नहीं पहुंचने देगी। वहीं पर जो डीमन होता है वो कहता है कि वास्तव में तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो। इसी के साथ ही लू फाइट कंटिन्यू कर देती है। आंग उसे बता रहा होता है कि वो एक वाटर टाइप डीमन है, इसीलिए वो कहीं से हमले कर सकता है और अपनी बॉडी को स्प्लिट भी कर सकता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं उसकी बॉडी से वाटर के छोटे छोटे शार्प टुकड़े बनकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कि लू की बॉडी को हिट करने वाले थे। आंग उसे इन सारे अटैक को डॉज करने को कहता है, लेकिन इसी के साथ ही लू मना कर देती है और कहने लगती है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मैं फाइट बैक करने वाली हूं। अगर मैं हट जाऊंगी तो ये सारे अटैक तुम्हारी बॉडी को लगने वाले हैं। ये सुनने के साथ आंग कहता है अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी, और वो लगातार सारे अटैक को अपने वेपन के साथ ब्लॉक करने लगती है। आंग अभी भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होता है, जिसके साथ ही वो डीमन अभी भी लगातार अटैक करता रहता है ताकि वो जख्मी हो सके। वो लू के पैर के ऊपर अटैक करके थोड़ा बहुत जख्मी भी कर देता है, जिसके साथ ही जो लू की बॉडी जख्मी हो जाती है। इसी के साथ ही वो लू को अपनी तरफ खींचने लगता है और उसके गले को पकड़ते हुए कहने लगता है तुम बैटल के अंदर मरना चाहती थी ना, तो चलो मैं तुम्हें अभी ह्यूमिलिएट करके मारूंगा, ना कि बैटल के अंदर। तुम प्राइड के साथ में मरने पर विश्वास करती हो, लेकिन मैं तुम्हें प्राइड के साथ में मरने भी नहीं दूंगा। और इतना कहकर हम देखते हैं वो जोर जोर से हंसने लगता है। अब हम देखते हैं जो आंग होता है वो इन सारी चीजों को नोटिस कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि सितुलू को जाने दो। फिर वो सोचता है कि क्या हुआ अगर मैं रिबोर्न हो गया।
सारा तो वैसा ही कुछ हो रहा है। मैं अपने टीममेट को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मैं दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहलाता था, लेकिन आज मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी यंग लेडी के ऊपर आश्रित होना पड़ रहा है। मैं तो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं जो उसका कोर होता है वो भी धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसी के साथ ही जो उसकी बॉडी के अंदर की पावर होती है जो कि उस डीमन ने उसे दी, अब वो वापस से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट रिलीज हो रहा होता है, जिस वजह से जमीन के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। उस डीमन को भी समझ में आता है कि कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल प्रेशर को रिलीज कर रहा है, जिसके साथ ही आंग को दिखाया जाता है जो कि एक झटके की तरीके से उस डीमन के करीब से गुजर जाता है और लू को डीमन की पकड़ से छुड़ाकर गोद में ले लेता है। यहाँ पर वो डीमन बस यही सोच रहा होता है कि अगर उसने मेरे ऊपर अटैक किया होता तो मेरे साथ चीजें बहुत ज्यादा खराब होती, लेकिन हम देखते हैं उसके हाथ के ऊपर कुछ कट्स लगे होते हैं जो कि आंग नहीं किए थे, जिसके साथ ही आंग लू से कहने लगता है तुमने बहुत ज्यादा बढ़िया फाइट करी है, कैप्टन के रूप में मैं तुम्हें एडमायर करता हूं। वो लू को धीरे से नीचे बैठाता है और कहता है कि अब वो सब संभाल लेगा, जबकि लू आंग की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि आंग की हाफ बॉडी ह्यूमन की जैसी लग रही थी और हाफ बॉडी डीमन की जैसी, यहां तक कि आंग का आई कलर तक चेंज हो चुका होता है। जबकि दूसरी तरफ वो डीमन आंग के शरीर से निकलने वाली तेज रोशनी देखकर हैरान है। उसके सामने एक 1 फीन डीमन था। ह्यूमन फॉर्म में आंग को भी धीरे धीरे करके इवॉल्व होना होगा, यानी कि 1 फीन से 2 फीन में, 2 फीन से 3 फीन में, और तभी वो 8 फीन तक पहुंच पाएगा। यानी कि उसके पास डायरेक्टली 8 फीन की पावर नहीं है, बल्कि अभी करंट टाइम में उसके पास 1 फीन डीमन की पावर है। लेकिन इसी के साथ ही अब उसके सर में दर्द होने लगता है। वो सर के दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसके दर्द की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो बात कर रहा होता है कि ये एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर से निकल रही है, जिसके साथ ही हम लोगों को उसका कोर दिखाया जाता है जो कि अब धीरे धीरे करके चेंज हो रहा था। और इस कोर को देखने के बाद ही जो वो डीमन होता है वो समझ जाता है कि ये किंग फीन कोर है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा घबरा भी रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को लू का सीन दिखाते हैं जो अभी भी अपनी आंखों को खोले हुए बात कर रही होती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ आंग? जबकि करंट टाइम में आंग किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे करके उसी डीमन की तरफ बढ़ रहा होता है। आंग को देखकर वो डीमन भी डर रहा था क्योंकि वो करंट टाइम में एक 1 फिन डीमन में कन्वर्ट हो चुका होता है। और इसी के साथ ही हम आंग के हेड पर एक रेड हॉर्न को भी देख पाते हैं, जिसके बाद ही हम लोगों को लेडी टाटा और इसी के साथ ही जियोतांग का सीन दिखाते हैं जो कि एक 1 फिन डीमन के साथ फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उसे एक एनर्जी महसूस होती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि आंग की थी, जो कि उसने अपनी बॉडी के साथ रिलीज करी थी। तभी हम देखते हैं जियोतांग को जो कि उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम फाइट के दौरान इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हो, और इतना कहकर चेस्ट के ऊपर एक पंच मार देता है। पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उस डीमन को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। अब इस चीज का फायदा उठाकर हम देखते हैं जो लेडी टाटा होती है वो भी उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए वो भी उसको काफी पीछे हटा देती है। हम देखते हैं वो लोग अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। उन लोगों को ओपनिंग्स मिल चुकी होती है तो वो लोग कंटिन्यूसली उस डीमन के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। यहाँ पर जो डीमन होता है वो खुद को डिफेंड करने में नाकाम होता है। वो दोनों मिलकर वापस से उसके ऊपर एक कंबाइन अटैक करते हैं और ये वाला अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इस अटैक की वजह से उसकी रेड कोर बॉडी से बाहर आ जाती है। उस रेड कोर के बाहर आने की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी और उसकी बॉडी के अंदर एक होल हो जाता है। डीमन कहने लगता है तुम लोगों ने मेरी बॉडी में एक बहुत बड़ा होल कर दिया है। वैसे तो अब मैं जिंदा नहीं बचने वाला, लेकिन मैंने तुम लोगों को खत्म करने के लिए एक चीज सोची। और ये कहने के साथ ही वो अब अपने कोर को अपनी बॉडी से कनेक्ट करता है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस चीज को देखकर तो जो लेडी टाटा होती है वो कहती है कि हम लोग ये वाला जो एक्सप्लोजन है उससे बच नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा पास में हैं। इससे पहले हम लोग दूर जाएंगे, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। जैसे ही उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड स्टार्ट होता है वैसे ही हम लोगों को एक एरो का सीन दिखता है जो कि उसको खींचता हुआ अपने साथ काफी ज्यादा दूर लेकर चला जाता है और उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाली प्रोसेस को भी रोक दिया होता है। ये जो एरो होता है वो किसी और ने नहीं बल्कि जोएल ने छोड़ा होता है, वो भी अपनी कैनन गन से। और इस बात का आइडिया यहाँ पर जियोतांग और लेडी टाटा को भी लग जाता है और वो लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जहां पर वॉल के ऊपर काफी सारे बड़े बड़े इक्विपमेंट लगे हैं। हम लोगों को फॉरेस्ट के अंदर दिखाया जाता है। अभी करंट टाइम में सारे सोल्जर्स वॉल के आसपास जितने भी डीमन थे उन सारे डीमन को रोक रहे होते हैं और जोएल भी अब एंट्री लेता है। हम देखते हैं वो वॉल्स के नीचे आ जाता है ताकि वो जो यहाँ पर फिनलेस डीमन है उनका सामना कर सके। यहाँ पर जो फिनलेस डीमन होते हैं वो बार बार वॉल के ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहे होते हैं। जोएल मन में सोच रहा होता है कि मैं इनको अकेले नहीं संभाल सकता हूँ, मुझे बाकी के जो 2 लीडर हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो चिल्लाकर कहता है कि तुम दोनों वहां पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लेडी टाटा कहने लगती है सबसे पहले हम लोगों को सिटी को बचाना होगा, वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स ने एक साथ अटैक कर दिया है। जियोतांग और टाटा योशियो भारी मन से शहर की रक्षा के लिए वापस मुड़ते हैं, ये सोचकर कि शायद उन्होंने आंग और लू को खो दिया है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है आंग और लू को। जो लू होती है वो बेहोश हो चुकी होती है, वहीं पर जो आंग होता है वो उस डीमन की तरफ ही बढ़ रहा होता है। कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे पास में ये डेमोनिक पावर क्या कर रही है, ये जो डेमोनिक पावर है उससे मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। और इसी के साथ में हम देखते हैं वो अपनी हीलिंग एबिलिटी को यूज करता है और यहाँ पर जो लू को पूरी तरीके से हील कर देता है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर बेहोश ही होती है।
अब इस चीज को देखकर तो वो डीमन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो आंग से कहता है कि क्या तुम हीलिंग एबिलिटी को यूज कर सकते हो, इसका मतलब तुम एक वुड टाइप के डीमन हो। हम देखते हैं जो आंग होता है उसे भी याद आ चुका होता है कि केव के अंदर क्या हुआ था। एक डीमन ने आंग की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था और उस डीमन को मार के आंग की बॉडी है उसके अंदर डेमोनिक डीएनए इंजेक्ट कर दिया था। इसका मतलब अगर आंग किसी भी डीमन को मारेगा तो उसकी एबिलिटी को कॉपी कर लेगा। आंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और करंट टाइम में वो वुड एलिमेंट को यूज कर रहा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम पर उसने वुड एलिमेंट वाले वन फिन डीमन को मारकर अब्जॉर्ब कर लिया था। आंग उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, अब तुम्हारी वाटर पावर्स भी जल्द ही मेरे पास आने वाली हैं, आओ मेरे साथ फाइट करो। वो बात करने लगता है, मेरा कोर वाटर टाइप है, मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। आंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह से भाग पाओगे, और काफी ज्यादा तेजी से उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है। तभी वो डीमन कहने लगता है, क्या तुम सही में एक इंसान हो। अब हम देखते हैं जो आंग होता है वो कहता है कि ओ, तो तुम यहाँ पर जो एलिमेंट है उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हो, जिस तरीके से मैं यहाँ पर जो वुड टाइप का एलिमेंट है उसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ये कहते हुए हम देखते हैं आंग होता है वो धरती से बहुत सारी वाइन्स को निकालता है और उस डीमन को वहीं पर कैद कर लेता है। अब ये जो डीमन होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरी हड्डियां, लेकिन हम देखते हैं जो आंग होता है वो तो स्टीयरिंग की तरह अपनी वाइन्स को उन्हें घुमा रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो डीमन होता है वो कहता है कि मेरे पास में कोई तरीका नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे अपने ट्रम्प कार्ड वाटर एलिमेंट को यूज करता है। इसका स्पेसिफिक एलिमेंट वाटर है, तो ये अपनी बॉडी को वाटर की तरह डिवाइड कर सकता था, इसीलिए ये इसी टाइम पर अपनी अल्टीमेट टेक्निक को यूज करता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं उसकी बॉडी इन सारी रूट से बचकर निकल जाती है और ये सारा जो पानी होता है काफी ज्यादा तेजी से आंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो आंग से कहता है, तैयार हो जाओ मरने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ ही वो आंग के ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ ही आंग भी उसके सारे हमलों को ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि करंट टाइम में आंग के पास भी डीमन पावर्स हैं। लेकिन इसी के साथ ही वो डीमन आंग की बॉडी से उसके एक बाजू को ही उखाड़ लेता है, जिसके साथ ही वो डीमन कहने लगता है, भले ही तुम्हारे पास डीमन पावर हो लेकिन तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे किस तरीके से यूज करना है ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम है और ये तुम्हारे लिए बेकार चीज है। अब जो डीमन होता है वो आंग को किक मारता है, जिसकी वजह से अपना एमसी काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। फिर हम देखते हैं आंग हंसने लगता है और वापस से खड़ा हो जाता है, कहता है कि वाओ यार, तुमने तो मेरे को काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया, तुम्हें पता है मैं नई चीजें सीखने में काफी ज्यादा ही अच्छा हूँ। ये कहते हुए हम देखते हैं वो अपने हाथ को हील कर लेता है, जबकि यहाँ पर आंग की इस तरीके की एबिलिटीज को यूज करता हुआ देखकर ये वाटर डीमन भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार आंग ऐसा कर कैसे पा रहा है। उसके लिए तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग में नामुमकिन होनी चाहिए थी और अब स्टार्ट हो जाती है नॉन स्टॉप फाइटिंग, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं। आंग अपनी वुड पावर को यूज करते हुए लगातार उस डीमन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए अपनी जो वाइन्स होता है उन्हें भी यूज कर रहा होता है। अब आंग की इतनी ज्यादा स्पीड हो चुकी होती है कि उसे देखकर वो डीमन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो आंग के अटैक को डॉज करने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आंग अपनी वाइन से उसके पैर को ही पकड़ लेता है, जिससे वो डीमन कहीं भी नहीं जा पाता। फिर उसे पकड़ने के बाद में हम देखते हैं जो आंग होता है वो उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन को एंटर कर रहा होता है, जिस वजह से उसके कुछ बाजू में काफी ज्यादा पॉइजन भर जाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं उसकी बॉडी एक बहुत बड़े धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी जिंदा होता है। इसी के साथ ही हम लोगों को उस डीमन का कोर दिखाया जाता है। कोर के साथ ही वो वापस से अपनी पूरी बॉडी को हील कर लेता है और आंग से कहने लगता है कि तुम स्टूपिड हो, तुम्हें शायद से पता ही नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लॉइट के दौरान अपना जो फॉर्म है उसे चेंज कर लिया था। लेकिन इसी के साथ ही आंग उसको वापस से कैप्चर कर लेता है और कहने लगता है, भूल जाओ इसके बारे में, अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो मैं तुम्हें बता दूं मैं सारे डीमन के बारे में सारी चीजें जानता हूं। अगर तुम लोगों का कोर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो तुम्हारी रियल बॉडी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसी के साथ ही आंग उसकी बॉडी से उसके कोर को अलग कर लेता है और कहने लगता है, इसे एक बार अगर मैं अब्जॉर्ब कर लूं तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास वाटर एलिमेंट की पावर आ जाएगी और ये मेरे लिए सही में अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि मैं और ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। हम देखते हैं जो एंग होता है वो एक इविल सी स्माइल करने लगता है। हम देखते हैं धीरे धीरे करके जो वो डेमन होता है पूरे तरीके से वाटर में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। एंग उस कोर को तोड़ के उसके पानी को इविल स्माइल के साथ अब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो डेमन की पूरी पावर को खुद के अंदर अब्जॉर्ब कर सके, और वो तुरंत ही लू की तरफ देखने लगता है। उसके अंदर का डेमन उसे और खून बहाने के लिए उकसाता है। एंग वाटर फॉर्म के अंदर चेंज होता है और लू के पास में पहुंच जाता है। उसके पास में पहुंचने के बाद में एंग थोड़ी देर के लिए लू को देखता है। फिर हम देखते हैं एंग के अंदर से आवाज आती है कि इसको मार डालो, तो ये एक ह्यूमन है, तो एंग ऐसा ही करता है। हम देखते हैं एंग लू के ऊपर अटैक कर देता है। अब ये पहला अटैक होता है, इसकी वजह से एंग के द्वारा बनाया गया शील्ड पहले अटैक में टूटता है, यानी जो लू होती है उसके ऊपर डैमेज नहीं होता। फिर अब हम देखते हैं जो एंग होता है वो दूसरा अटैक करने वाला होता है, लेकिन एंग की असली आत्मा उसे रोक लेती है। एंग वापस से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है और कहता है कि वो अपने टीम के साथी को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा।
इतना कहने के बाद में हम देखते हैं जो एंग होता है उसकी बॉडी के अंदर से एक ऑरा रिलीज होता है, जिसकी वजह से एंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं एंग की बॉडी के अंदर क्रिम्सन डेमन को, जो कि हंसने लगता है और कहता है कि इस लड़के की विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, किसने ही सोचा था। वो कहने लगता है ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और फिर हम देखते हैं वो जो डेमन होता है वहीं पर गायब हो जाता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को वापस से वही छोटे छोटे डीमन का सीन दिखाते हैं, जिसका सामना भी करंट टाइम में वॉरियर टीम कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं अपनी सुजू और लैंसिनो को, जो कि फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो लैंसिनो होता है वो बहुत सारे डेमन्स को अपनी ब्रूट फोर्स से नीचे की तरफ धकेल रहा होता है। फाइट के दौरान ही वो पूछता है एंग और लू के बारे में, क्योंकि इन्हीं के टीम के लोग गायब हैं। तो सुजू इस जगह पर काफी ज्यादा आराम से कहने लगती है कि वो शायद से सिटी के बाहर गए हुए हैं, क्योंकि मैंने दूसरी टीम से सुना है कि 2 लोग शायद से सिटी के बाहर दिखे हैं। उनको बचाने के लिए 2 इंस्ट्रक्टर गए थे, लेकिन अभी वो दोनों इंस्ट्रक्टर वापस आ चुके हैं। ये सुनने के बाद जब लैंसिनो हैरान होते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम इन बातों को इतना ज्यादा कैजुअली कैसे कह सकती हो, तभी वो कहने लगती ये बस मेरा अंदाजा है, मैं रियली नहीं कह रही कि वो दोनों ही बाहर गए हैं, लेकिन उनके सामने डेमन का एक बड़ा झुंड है जिससे उन्हें लड़ना ही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं एक डेमन होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है और वो वॉल के ऊपर चलने का कोशिश करता है, लेकिन जो लैंसिनो होता है उसके ऊपर अटैक करता है और उसको नीचे की तरफ धकेल देता है। जबकि दूसरी तरफ से दोनों कैप्टन जियोतांग, टाटा, योशियो भी अब आ चुके होते हैं, यानी कि फाइट करने के वो पीछे की तरफ से जितने भी डेमन आ रहे थे उन सारे डेमन को पीटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अभी वो लोग आ चुके होते हैं जोएल के पास में, तो ये तीनों मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं जो जोएल होता है उनसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारा जो कोर है वो एग्जॉस्ट तो नहीं हुआ ना, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो टाटा होती है उनका जो कोर होता है वो एकदम सही सलामत होता है, और वो जोएल को भी इसके बारे में बता देते हैं कि वेल इस फाइट के दौरान तक तो उनका जो यहाँ पर कोर है वो बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं होने वाला है। फिर हम देखते हैं वो अच्छी फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो जियोतांग होता है वो यहाँ पर जो टाटा योशियो होता है उसे कवर देने के लिए कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर वो उसे कवर देने लगती है, तो एक तरीके से इन तीनों का टीम वर्क चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो टाटा होती है वो जोएल से पूछती है कि आखिर हमें अभी और क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो जोएल होता है वो कह रहा होता है कि तुमने 2 में से एक फिन डेमन को तो खत्म कर दिया और दूसरे का कोई पता नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे डेमन बिना सेनापति की सेना की तरह हैं, जिन्हें हम इजीली यहाँ पर हरा सकते हैं। वैसे तो इन लोगों को अलग इमोशन फील नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें मौत का डर महसूस करा सकते हैं जिसकी वजह से ये सारे लोग पीछे हट जाएंगे, इसलिए हमें एक बार के लिए तो इतना ज्यादा खतरनाक इन लोगों को मारना होगा जिसकी वजह से बाकी के जितने भी जो डेमन हैं उन्हें मौत का डर महसूस हो और वो लोग यहाँ से भाग जाए। लेकिन अभी जो हमारे करीब है सबसे पहले इन सारे मॉन्स्टर को दूर करना होगा, और जैसे ही ये सारे डेमन की संख्या काफी ज्यादा कम हो जाएगी हम लोग दूसरे लोगों को भी बुला लेंगे फाइट करने के लिए, फिर तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब जितने भी डेमन करीब में होते हैं इन लोगों की ये सबसे पहले उनको खत्म करने लगते हैं, और इसी के साथ ही अब ये ट्रायो बनाकर एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, क्योंकि अभी अपने उसी फॉर्मेशन कोर वाले अटैक को यूज करने वाले थे जो कि इनकी कोर फॉर्मेशन थी, जिसको ये यूज करने में अपने सारे कोर की सारी एनर्जी को यूज करने वाले थे, जिसके साथ ही ये तीनों डेमन ऊपर की तरफ आ जाते और अपने कोर की सारी एनर्जी को एक ही बार में यूज करने वाले थे, यानी कि एक तरीके से कह लो ये अपने कोर से बीम को फायर करने वाले थे। तभी वो ऊपर से नीचे की तरफ आने लगते हैं और अपने कोर की एनर्जी को भी काफी ज्यादा तेजी से रिलीज कर रहे होते हैं। जिस एरिया में कोर की एनर्जी की सारी एनर्जी रिलीज होती है वहां पर सारे डेमन मारे जाने लगते हैं और एक बहुत बड़ा गड्ढा भी क्रिएट हो जाता है। हम लोग देख सकते हैं सिटी बॉल के बाहर आखिरकार हालात किस तरीके के थे। चारों तरफ काफी ज्यादा धूल फैल चुकी होती है, जिसके साथ ये लोग बात करने लगते हैं कि अभी भी डेमन हम लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके साथ ही लेडी टाटा कहने लगती है कोर के ब्लास्ट के वजह से काफी सारे डेमन काफी ज्यादा दूर जा चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस तरीके का कोर ब्लास्ट दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ ही अब जोएल कहने लगता है तुम लोग सही कह रहे हो, डेमन के बीच में करंट टाइम में डर का माहौल है और इस डर के माहौल का फायदा उठाते हुए हम लोग इजीली इस वॉर को जीत सकते हैं। और ये कहने के साथ ही वो काफी ज्यादा तेजी से काफी सारे डेमन के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। वो इन सारे के सारे डेमन को लगातार मार रहा था। ऊपर की तरफ से जितने भी लोग इस फाइट को देख रहे थे वो बात करने लगते हैं आज हम लोग वन फिन डेमन के कोर की पावर को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जनरल हैं वो वन फिन डेमन के कोर को यूज करते हैं और जितने भी डिसिपल हैं वो नो फिन डेमन के कोर को यूज करते हैं। जबकि ये सारी चीजें देखते हुए लैंसिनो कहने लगता है मुझे भी वन फिन डेमन के कोर को यूज करना है, आखिरकार ये कितना ज्यादा पावर है इसको मैं जानना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग और भी ज्यादा डेमन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो जोएल होता है वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अभी हमें अटैकिंग कैनन्स का भी यूज करना चाहिए ताकि हम ये जो डेमन है उन्हें और भी ज्यादा बुरी तरीके से पीछे हटा सकें। फिर वो थोड़ा जोश दिलाने के लिए जितने भी जो वॉरियर होते हैं उन्हें कह रहा होता है कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे रिप्लेनिश करो और यहाँ पर जो फाइटिंग है उसे करते रहो, क्योंकि हम जल्दी ये जो डेमन्स है उन्हें पीछे हटा देंगे। इस बात को सुनकर जितने भी जो वॉरियर होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इसी के साथ ये सारा जो माहौल होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वापस से डेमन आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। सारे जनरल उसी की तरफ देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा घबराए होते हैं, क्योंकि सामने से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी जो कि उन्हीं डेमन की साइड से आ रही होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि वो वन फिन डेमन वापस से आ चुका है जो कि थोड़े समय के लिए यहाँ से भाग चुका था। हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि एंग होता है जो कि सारे डेमन के बीच में से सितु लू को लेकर आ रहा होता है।
अब इस चीज को देखकर तो तीनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जियोतांग कहता है कि ये तो एंग है। तो अब हम देखते हैं एंग की एंट्री को देखकर टाटा भी कह देती है कि ये तो लू और एंग है। यहाँ पर हम जोएल को देखते हैं जो कि कहता है कि आखिर ये जो एंग है वो लू को लेकर इन डेमन्स के बीच में इतना ज्यादा आसानी से कैसे आ पा रहे हैं, ये जो डेमन है उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे। हम देखते हैं जितने भी जो डेमन होते हैं वो अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तीनों जनरल उन दोनों को बचाने के लिए आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं जो एंग की बॉडी होती है एक ही जगह पर रुक जाती है, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा होता। लेकिन तुरंत ही जो एंग होता है उन सारे डेमन की तरफ देखते हुए अपने पावर को रिलीज करता है, और इस टाइम पर एंग की बॉडी से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो एक वन फिन डेमन की एनर्जी थी, जिसके साथ ही बहुत ज्यादा पावरफुल प्रेशर रिलीज होने लगता है। सारे जो डेमन होते हैं वो डरने लगते हैं, जिसके साथ ही वो सारे डेमन भाग जाते हैं। और ये सारी चीजें देखकर जनरल पूरे तरीके से हैरान थे, आखिरकार इस जगह पर हुआ क्या। आंग और बाकी लोगों के ऊपर अटैक करने के बारे में अब सोच भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि 9 फिन डेमन के अंदर उनका कोई दिमाग नहीं होता। वो 1 फिन डेमन या फिर पावरफुल डेमन के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और ऐसा ही इस जगह पर हो रहा था, जिसके साथ ही जो जनरल जी होते हैं वो लेडी टाटा और जोएल के साथ तुरंत ही आ जाते हैं। हम लोगों को ऊपर की तरफ का सीन दिखाते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं, देखो सारे डेमन भाग गए। कुछ लोग कहने लगते हैं ये सब कुछ जनरल्स की वजह से हुआ है, हमारे जो इंस्ट्रक्टर वो सच में काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हैं। अब हम देखते हैं जितने भी जो स्क्वाड्रन लीडर होते हैं, यानी ये तीनों, ये भी मन में सोच रहे होते हैं क्या ये सब कुछ हमारी वजह से है। वहीं पर जो जियोतांग होता है वो मन में सोच रहा होता है कहीं ये सब कुछ इस आंख की वजह से तो नहीं है, क्योंकि उससे डरकर सारे डेमन भाग गए। लेकिन तुरंत ही हम लोग देखते हैं आंख की सारी एनर्जी जो कि वो कोर की यूज कर रहा था और उसकी बॉडी की वो सारी खत्म हो जाती है, और आंख तुरंत ही घुटनों के बल आ जाता है। ये सब कुछ देखकर जियोतांग कहने लगते हैं हम लोगों को जल्दी वहां पे जाना होगा, और इसी के बाद ही आंख गिरकर बेहोश हो जाता है। जबकि हम लोग देखते हैं सारे स्क्वाड्रन लीडर उसे सेव करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिस चीज को देखकर जो जियोतांग होता है वो कहता है कि आखिर उसको क्या हुआ। जोएल कहता है कि मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ये जो बंदा है वो काफी ज्यादा सस्पिशियस है। इस पर जियोतांग कहता है कि इन बातों को बाद में सोचेंगे, सबसे पहले इन लोगों को बचाओ। इसी के बाद ये सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एक दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं जहां पर आंग मौजूद होता है। यहाँ पर रक्त जैसे समुंदर के अंदर एक हड्डी पड़ी होती है, उसके ऊपर लेटा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था इस जगह पर आने के बाद, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करंट टाइम में है कहाँ पे। वो जैसे ही अपनी आंखों को ओपन करता है उसके सामने डार्कनेस के अलावा और कुछ भी नहीं होता, जिसके साथ ही हम लोगों को उसी डेमन का सीन दिखाता है जो कि आंख के सामने आते हुए कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम करंट टाइम में मेरी दुनिया में हो। वो डेमन बताता है कि वे 50 साल पहले मिल चुके हैं और वो सबसे शक्तिशाली डेमन है, और इसकी आवाज़ को सुनने के बाद आंग समझ जाता है कि ये वही स्टार्टिंग वाला डेमन है जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ा था। वो डेमन कहने लगता है तुम मुझे देखने के बाद भी नहीं डरे, सही में तुम स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाने के लायक हो, ह्यूमंस के किंग कहलाने के लायक हो। और वो आंग की तरफ देख रहा होता है, जिसके साथ ही हम लोगों को क्रिम्सन किंग का सीन दिखाते हैं जो कि आंग की तरफ देख रहा था, और वो अपने बारे में बताता है कि वो क्रिम्सन किंग है जिसका सामना उससे लास्ट टाइम हुआ था, और इसी के साथ ही वो 8 फिन डेमन में सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। आंग उसकी इस बात को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान रहता है कि ये सारे 8 फिन डेमन में सबसे ज़्यादा पावरफुल था। वो उससे पूछने लगता है आखिरकार और कितने सारे 8 फिन डेमन मौजूद हैं। ये सुनने के साथ ही क्रिम्सन किंग उसे अप्रिशिएट करने लगता है और कहता है तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी 8 फिन डेमन हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, और आने वाले टाइम में उन सारे के बारे में तुम्हें सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी। वैसे भी करंट टाइम में ये बॉडी हम दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस बॉडी को वेसल बनाकर रखा है, और इस रियल बॉडी के ओनर तुम हो, जबकि रीइनकारनेट करने में मैंने इस जगह पर तुम्हारी मदद करी है। तो तुम्हारा इस जगह पर फर्ज बनता है कि तुम इस बॉडी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आने वाले टाइम में इस बॉडी के ऊपर मैं कंट्रोल लेने वाला हूं। जबकि तुम्हारा कंट्रोल अभी करंट टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जल्द ही तुम्हारा कंट्रोल लूज हो जाएगा और मैं इस पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। क्रिम्सन किंग की ये सारी की सारी बातों को सुनने के बाद आंग भी एक पल के लिए हैरान होता है कि आखिरकार वो कह क्या रहा है कि आने वाले टाइम में वो उसकी बॉडी को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर आंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर करंट टाइम में डीमन है और उसे इस जगह पर इवॉल्व करना होगा अपने डीमन को, जिससे उसका डीमन धीरे धीरे करके पावरफुल होता रहेगा। इसी के साथ ही क्रिम्सन किंग उसे कहने लगता है तुम्हें और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मारना होगा ताकि तुम अपनी पावर को बढ़ा सको। इसी के साथ ही आंग खड़े उठते हुए कहने लगता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में आंग उस राक्षस को मुक्का मारता है, लेकिन असलियत में जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को सीतू लू की शर्ट पकड़ते हुए पाता है।
जैसे वो उसे मुक्का मारने वाला हो। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके सफ़ेद मिल्कर्स पर पड़ती है, उसका होश ठिकाने आ जाता है। लू उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी लू के पिता जुन गोंग, सीतू मार्शल परिवार के प्रमुख वहां पहुंचते हैं। वे सबको शांत करते हैं और आंग का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनकी बेटी की जान बचाई। वे कप्तानों को उत्सव के लिए आमंत्रित करते हैं। अकेले होने पर जियोतांग और अन्य कप्तान आंग को घेर लेते हैं। वे जानना चाहते हैं कि एक मामूली कैडेट ने अकेले वन फिन डेमन को कैसे हराया। जोएल को शक है कि कहीं आंग राक्षसों के साथ तो मिला हुआ नहीं है। आंग डरता है कि अगर उसने सच बताया तो वे उसे राक्षस समझकर मार देंगे। तभी टाटा योशियो बीच बचाव करती है कि आंग कोई डेमन नहीं हो सकता, क्योंकि 4 फिन वाला डेमन ही ह्यूमन रूप ले सकता है और आंग ने लू की जान बचाई है। आंग एक झूठी कहानी गढ़ता है कि वो एक जीनियस है और उसके पास एक गुप्त तरकीब है जिससे वो थोड़े समय के लिए अपने कोर की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। वो कहता है कि गुफा में और अब लू को बचाते समय उसने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसके कारण उसका शरीर और कोर दोनों बुरी तरह थक गए और वो बेहोश हो गया। कमांडर जियोतांग और टाटा योशियो उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी एक्सप्लोसिव पावर तकनीक से मिलती जुलती है। वे आंग को चेतावनी देते हैं कि जब तक वो इसे नियंत्रित करना ना सीख ले तब तक दोबारा इसका इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ये उसकी जान ले सकता है। आंग राहत की सांस लेता है कि उसका राज अभी के लिए सुरक्षित है। जियोतांग के मन की खुजली अभी शांत नहीं हुई है। वो आंग की असली क्षमता को मापने के लिए उसके साथ एक अभ्यास युद्ध करना चाहता है। मैदान में दोनों आमने सामने हैं। आंग समझ जाता है कि उसका कप्तान अभी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। जियोतांग आंग को पहला वार करने का मौका देता है। आंग कश्मकश में है। उसका वर्तमान शरीर पुराने अनुभवों के मुकाबले बहुत कमज़ोर है और वो दुविधा में है कि क्या उसे अपने अंदर की डेमन शक्ति का उपयोग करना चाहिए। तभी जियोतांग तेजी से आगे बढ़कर हमला करता है, लेकिन आंग तुरंत चकमा दे देता है। हालांकि हमले के प्रभाव से आसपास का इलाका तबाह हो जाता है। टाटा योशियो चिल्लाती है कि जियोतांग थोड़ा धीरे लड़े। जियोतांग आंग की फुर्ती का कायल हो चुका है, लेकिन उसे पता नहीं कि आंग अपने पुराने जीवन के अनुभव पर निर्भर है और पहले ही अपनी सीमा के करीब है। जियोतांग फिर हमला करता है और आंग को गर्दन से पकड़कर दीवार पर दे मारता है। वो आंग का मजाक उड़ाता है। क्या यही तुम्हारी जीनियस वाली ताकत है? आंग को अपना किंग वाला सम्मान याद आता है। वो तय करता है कि अब वो खुद को रोकेगा नहीं और डेमन की शक्ति का उपयोग करेगा। वो अपनी भयानक ऑरा को मुक्त करता है, जिसे देखकर टाटा योशियो और जोएल दंग रह जाते हैं। आंग की सिंक्रोनाइजेशन रेट 40% के पार पहुंच जाती है, जो कि सीतू लू से भी ज्यादा है। आंग अब कप्तान से दोगुनी रफ्तार से लड़ रहा है। वो अपनी रणनीति का इस्तेमाल कर जियोतांग के माथे पर अपने सिर से जोरदार प्रहार करता है। इसी बीच मार्शल परिवार के प्रमुख वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि आंग न केवल लड़ रहा है, बल्कि वो जियोतांग की चालों को उसी पर आजमा रहा है। आंग जानबूझकर आखिरी वार नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था। शुनोंग आंग के नियंत्रण और युद्ध कौशल को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। तभी सुज्जू वहां आती है और सबको बताती है कि खाना तैयार है। वो टूटे हुए मैदान को देखकर सारा दोष कप्तान पर मढ़ देती है। जोएल जियोतांग को चिढ़ाता है कि वो बुरी तरह हार गया। शुनोंग बातचीत खत्म करते हैं और सबको रात के खाने पर आमंत्रित करते हैं। शुनोंग सोचते हैं कि आंग में अद्भुत क्षमता है। जाते समय वो अपनी बेटी लू को चिढ़ाते हुए उसका नाम आंग के साथ जोड़ते हैं, जिससे वो शर्मा जाती है। रात के जश्न में शुनोंग शहर की रक्षा के लिए सबका धन्यवाद करते हैं और विशेष रूप से अपनी बेटी लू को बचाने के लिए आंग की तारीफ करते हैं। आंग शराब पीने की कोशिश करता है, लेकिन जियोतांग उसे ये कहकर मारता है कि वो अभी बच्चा है, जिस पर आंग बहस करता है कि वो 18 साल का हो चुका है। मेज पर चर्चा होती है कि आंग ने कैसे एक वन फिन डेमन को हराया। कप्तान बताते हैं कि उसने अपने कोर की शक्ति को एक झटके में विस्फोटक तरीके से इस्तेमाल किया, जो कि बिना ट्रेनिंग के बहुत खतरनाक है और उसके शरीर को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। आंग मन ही मन जानता है कि अगर उसने इन्हें बता दिया कि उसने 2 वन फिन डेमन के कोर को सोख लिया है और उसके पास वुड टाइप हीलिंग पावर्स हैं, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। आंग ने फैसला किया कि वो कप्तानों की बात में हाँ मिलाएगा और अपनी असली शक्तियों को गुप्त रखेगा। उसने पुष्टि की कि कप्तानों का अंदाजा सही था और इसी वजह से वो बेहोश हुआ था। ये साफ था कि उसे अपने शरीर को अभी और प्रशिक्षित करने की जरूरत है। लांसिनो आंग की काबिलियत देख हैरान था। वहीं सितू लू को अब समझ आया कि आंग उसे कैसे बचा पाया था। कमांडर जियोतांग ने बताया कि वे मिशन खराब करने के लिए आंग और लू को सजा देने वाले थे, लेकिन चूंकि उन्होंने एक वन फिंड राक्षस को हराया है, इसलिए वे इस बार उन्हें छोड़ रहे हैं।
टाटा योशियो ने याद दिलाया कि लू की टीम अभी भी आखिरी नंबर पर है और उन्हें कल से कड़ी मेहनत करनी होगी। आंग को पूरा भरोसा था कि उसकी टीम जल्द ही टॉप पर होगी। 1 महीने बाद स्क्वाड प्रतियोगिता अपने अंतिम और रोमांचक चरण में पहुंच गई। अधिक पॉइंट्स पाने के लिए सभी टीमें ए लेवल मिशन कर रही थीं। लू ने अपनी टीम के साथ मिलकर ऊंचे पॉइंट्स के लिए दूसरी टीमों को चुनौती देने का फैसला किया। ब्लैक गन स्क्वाड के लीडर ने लू का मजाक उड़ाया, लेकिन लू ने उसे सीधे 10 पॉइंट ड्यूल मुकाबले की चुनौती दे दी। शहर के अखाड़े में भीड़ जमा हो गई। ब्लैक गन स्क्वाड के लीडर ने चेतावनी दी कि वे हार मान लें, लेकिन आंग ने कहा कि फैसला बातों से नहीं, मुक्कों से होगा। मुकाबले की शुरुआत में ब्लैक गन स्क्वाड की वाइस लीडर एक लड़की का सामना लू से हुआ। वो हैरान थी कि लू, जो एक ग्रीन कोर रिकवरी टाइप योद्धा है, ब्लू कोर फुर्ती टाइप की तरह तेज कैसे हो सकती है। लू ने उसे अपनी शारीरिक शक्ति और मार्शल आर्ट से धूल चटा दी। अपनी टीम को हारता देख ब्लैक गन स्क्वाड के लीडर ने गुस्से में 20 पॉइंट्स के मैच के लिए आंग को चुनौती दी। उस लड़के ने आंग को धमकी दी कि वो उसे इतना मारेगा कि उसकी मां भी उसे पहचान नहीं पाएगी। आंग मैदान में उतरा। विपक्षी लीडर ने अपनी गन निकाली और बताया कि वो ट्रेनिंग बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। आंग ने मजाक उड़ाया कि पुराने समय में योद्धा असली गोलियों से ही ट्रेनिंग शुरू करते थे। जब उसे हथियार चुनने को कहा गया तो आंग ने सबको चौंकाते हुए कहा कि वो बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने हाथों, मुक्कों से लड़ेगा। लड़ाई शुरू हुई। विपक्षी लीडर ने गाइडेड मिसाइल और हाई स्पीड गोलियों की बौछार कर दी। आंग ने अपनी वाटर स्किल्स का इस्तेमाल किया और पानी की तरह गोलियों को चकमा देने लगा। जब वो करीब पहुंचा तो उसने एक जोरदार मुक्का मारकर गन का निशाना हवा में मोड़ दिया और एक किक के साथ उस घमंडी लीडर को जमीन चटा दी। आंग ने 20 पॉइंट्स और जीत हासिल कर ली। लांसिनो और सुजू खुशी से झूम उठे। पूरे महीने लू की टीम ने कई पुराने स्क्वाड्स को हराया और उनके पॉइंट्स तेजी से बढ़े। महीने के अंत तक बाकी टीमों की जलन के बावजूद लू की टीम रैंकिंग में सबसे ऊपर पहुंच गई और फाइनल्स में जगह बना ली। अब मुकाबला अंतिम 3 टीमों के बीच होना था। सीन कोलोसियम अखाड़े की ओर मुड़ता है, जहां अंतिम मुकाबला होने वाला है। तीनों सीनियर कमांडर वहां पहुंचते हैं। टाटा योशियो हैरान है कि कैसे लू की टीम ने रणनीतिक रूप से टीमों को चुनौती देकर कुछ ही दिनों में टॉप रैंक हासिल कर ली। जोएल भावुक है, लेकिन जियोतांग को गर्व है। उसने छिपकर आंग और लू की लड़ाई देखी थी और वो जानता था कि ये टीम बहुत मजबूत है। जब वे गेट पर पहुंचते हैं तो जोएल को याद आता है कि सालों बाद कोई नई टीम फाइनल्स में पहुंची है और बाहर जनता का शोर बता रहा था कि मुकाबला कितना जबरदस्त होने वाला है। जियोतांग गेट खोलकर कोलोसियम में कदम रखता है और कहता है कि वो आगामी मैचों के लिए उत्साहित है। भीड़ में टाटा योशियो की स्क्वाड की एक सदस्य हमारे ब्रूट कप्तान और उनके स्क्वाड पर तंज कसती है। वो हमारे स्क्वाड का मजाक उड़ाती है क्योंकि उनका कोई नाम तक नहीं है। टाटा योशियो की टीम का नाम सनफ्लावर स्क्वाड है और जोएल की टीम ल्यूमिनस स्क्वाड कहलाती है। उन सबको लगता है कि जियोतांग की टीम सिर्फ नौसिखियों से भरी है और उनकी चर्चा महज अफवाह है। इधर हमारा स्क्वाड वार्म अप कर रहा है। सुजू कहती है कि उनके विरोधी डरावने दिख रहे हैं। लांसिनो बताता है कि सनफ्लावर और ल्यूमिनस स्क्वाड हेलोज के सबसे मजबूत दल हैं और अगले कप्तान इन्हीं में से चुने जाएंगे। आंग कहता है कि सब ठीक है और अपनी टीम से पूरी जान लगा देने को कहता है। उसे लगता है कि जीतना आसान होना चाहिए और वो इनाम के बारे में जानने को उत्सुक है। तभी टाटा योशियो अपने स्क्वाड को इकट्ठा करती है। उनकी लीडर कहती है कि अगर वे जीते तो उन्हें कप्तान के साथ बी लेवल शहर में शॉपिंग पर जाना है। उसी समय ल्यूमिनस स्क्वाड आता है और सनफ्लावर स्क्वाड का मजाक उड़ाता है कि वे शॉपिंग से आगे कुछ सोच ही नहीं सकते। कप्तानों के बीच थोड़ी नोकझोंक के बाद जियोतांग हमारी टीम को बुलाता है। वो समझाता है कि फाइनल्स में टीम मैच और सोलो मैच होंगे और जिस स्क्वाड के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वही जीतेगा। जोएल घोषणा करता है कि पहला इनाम बी लेवल शहर में ट्रेनिंग सेशन है, जिसे सुनकर हमारी टीम बहुत खुश हो जाती है। मैच शुरू होने से पहले आंग सोचता है कि उसके समय में शहरों का ऐसा वर्गीकरण नहीं था। वो पुराने साथियों को याद करता है। तभी सुजू कहती है कि वे पहले मुकाबले के लिए तैयार रहें। जियोतांग घोषणा करता है कि सभी हथियारों की जगह ट्रेनिंग हथियार ले दिए गए हैं और पहला मैच लू के स्क्वाड और ल्यूमिनस स्क्वाड के बीच है। अचानक सुजू को एहसास होता है कि उनकी टीम का अभी तक कोई नाम नहीं है। लांसिनो कहता है कि मशहूर होने के लिए एक अच्छा नाम चाहिए, जिस पर आंग कहता है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। ल्यूमिनस स्क्वाड का लीडर लू का मजाक उड़ाता है और अपने सदस्यों को बाकी टीम को संभालने और लू को अकेले उसके लिए छोड़ने को कहता है। मैच शुरू होता है। आंग समझ जाता है कि विरोधी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उनका लीडर है। अगर लीडर गिरा तो पूरी टीम बिखर जाएगी। लू की टीम सटीक प्रहारों से विरोधियों को रोकती है। ल्यूमिनस लीडर एक तेज रोशनी का गोला इस्तेमाल करता है, जिससे उसके खुद के साथी भी अंधे हो जाते हैं। जियोतांग इस घटिया तकनीक से चिढ़ जाता है।
लेकिन आंग तैयार था। वो पानी का चश्मा पहन लेता है जो प्रकाश को मोड़ देता है। वो उस लड़के को एक जोरदार मुक्का मारता है और पूछता है कि क्या उसे अपने साथियों की सुरक्षा की परवाह नहीं। लू मौका देखकर उस पर हमला कर देती है और उसका हाथ उखाड़ देती है। आंग बाकी साथियों की मदद करता है और ल्यूमिनस स्क्वाड हार मान लेता है। अब बारी है सनफ्लावर स्क्वाड की। टाटा योशियो मैच शुरू करने का संकेत देती है। सनफ्लावर स्क्वाड अपनी फॉर्मेशन व्यूह बनाकर हमला करता है। लान जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे शॉक वेव पैदा होती है। आंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर जमीन से जड़ें निकालता है और सभी विरोधियों को फंसा लेता है। सब हैरान है कि ये शक्ति कहां से आई। आंग खुश है कि डीमन से मिले एलिमेंट्स काम आ रहे हैं। लू और सुजू सनफ्लावर लीडर पर हमला करती हैं, जो खुद को बचाने के लिए अपने साथियों को पुकारती है। लेकिन वो देखती है कि उसके बाकी साथी पहले से ही हमारे लड़कों से भिड़ चुके हैं। वो लड़की आंग को अकेले 2 साथियों को संभालते हुए देखती है और उसे ल्यूमिनस स्क्वाड की चेतावनी याद आती है कि आंग ही लू की टीम का सबसे मजबूत योद्धा है जो युद्ध का रुख मोड़ सकता है। इसी बीच फोटोग्राफर लड़की सुजू उसे लड़ाई पर ध्यान देने को कहती है। उस घमंडी लड़की को लगता है कि वो एक एजिलिटी टाइप योद्धा होने के नाते अपराजय है, लेकिन सुजू अपनी रफ्तार से उसे धूल चटा देती है। टाटा योशियो घोषणा करती हैं कि मैच खत्म हुआ। लू के टीम ने सभी टीम मैच जीत लिए हैं। अब बारी है सोलो मैचों की। सनफ्लावर और ल्यूमिनस स्क्वाड के लीडर आंग से लड़ना चाहते हैं। जियोतांग समझाता है कि ये एक के मुकाबले हैं, लेकिन आंग एक चैड की तरह उन दोनों का एक साथ सामना करने की चुनौती देता है। आंग जानता है कि ये आखिरी लड़ाई है, इसलिए वो इसे गंभीरता से लेता है। उसके विरोधी उसे हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि वो पछताएगा। टाटा योशियो नियम बताती हैं कि मैच तब खत्म होगा जब कोई हार मान ले या लड़ने लायक ना बचे। लड़ाई शुरू होते ही दोनों आंग पर टूट पड़ते हैं। ल्यूमिनस लीडर फिर से फ्लैश तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो इस बार 5 गुना ज्यादा तेज है। मैच से पहले उसने सनफ्लावर लीडर को एक खास बैटल वाइजर दिया था ताकि वो रोशनी में भी आंग पर हमला कर सके। रोशनी इतनी तेज है कि कप्तानों को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जोएल को डर है कि इतनी ऊर्जा खर्च करने से उस लड़के का कोर खराब हो सकता है। सनफ्लावर लीडर तेजी से आंग को मारने दौड़ती है, लेकिन वो तब चौंक जाती है जब वो देखती है कि आंग पहले से ही उसके पास खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। आंग की डरावनी नजर उसे ठंडे समुद्र की गहराई जैसा महसूस होती है। आंग वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल कर उसे फंसा लेता है और वो दर्द से चिल्लाती है। उसका साथी पूछता है कि वो क्यों चिल्ला रही है, तो वो बताती है कि आंग ने उसका वाइजर छीन लिया और अब वो भी अंधी हो गई है। उनका पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है। आंग अलग अलग तत्वों का इस्तेमाल कर दोनों को ढेर कर देता है। मैदान में धूल जमती है और सिर्फ आंग खड़ा नजर आता है। लांसिनो दौड़कर आता है और पूछता है कि उसने उस चकाचौंध में दोनों को एक साथ कैसे हराया। आंग बस इतना कहता है कि उसने उनका वाइजर छीनकर उन्हें ही अंधा कर दिया था। लू पर शक है कि कुछ और भी हुआ था, लेकिन वो चुप रहती है। जियोतांग उन्हें जीत की बधाई देता है। अगले दिन उन्हें बी लेवल शहर जाने का मौका मिलता है। अगले दिन वे अंडरग्राउंड टनल पहुंचते हैं। लैंसनो वहां के बड़े योद्धाओं से मिलने के लिए उत्साहित है। जोएल और टाटा योशियो चर्चा करते हैं कि आंग इतना शक्तिशाली है कि शायद वे खुद भी उसे ना हरा पाएं। जियोतांग को भरोसा है कि ये चारों अब खुद अपना ख्याल रख सकते हैं। उसी सुरंग में एक डरा हुआ योद्धा एक 2-फिन डेमन द्वारा मारा जाता है। जियोतांग और उसके छात्र सुरंग में प्रवेश करते हैं। सुजू वहां की तस्वीरें लेती है। जियोतांग बताता है कि ये जगह बैटल ऑफ डॉन से भी पुरानी है और इसे सबसे महान योद्धा के समय में बनाया गया था। जब आंग इस पर गर्व महसूस करता है तो जियोतांग चिढ़ जाता है और कहता है कि वो उस महान नायक के नाम का मजाक न उड़ाए। आंग मन ही मन सोचता है कि ये सुरंग का जाल उसी का सुझाव था जिसे उसकी मौत के बाद लावारिस छोड़ दिया गया। लैंसिनो एनर्जी क्रिस्टल के बारे में पूछता है। जियोतांग समझाता है कि कई डेमन कोर्स को मिलाकर एक एनर्जी क्रिस्टल बनता है जिससे शहरों को बिजली मिलती है। वे पिसेटिया नाम के बी लेवल शहर जा रहे हैं। तभी सुजू एक डरावना सवाल पूछती है, क्या होगा अगर शहर की ऊर्जा खत्म हो जाए और कोई विकल्प न बचे? जियोतांग कहता है कि ऊर्जा खत्म होने पर सब कुछ रुक जाएगा। रक्षा प्रणालियां और हथियार काम करना बंद कर देंगे और लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ेगा। ये शहर की सबसे बड़ी तबाही होगी। लेकिन वो उन्हें तसल्ली देता है कि हेलियोस एक छोटा शहर है और उनका क्रिस्टल अभी 3 महीने और चलेगा। वे हर महीने पिकाडिया जाते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। हालांकि वो उन्हें मानसिक रूप
से तैयार रहने को कहता है, क्योंकि पिकाडिया जैसे बी लेवल शहर में 69% सिंक रेट वाले योद्धा मौजूद हैं। आंग मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि उसका अपना सिंक रेट 96% है। तभी सुजू दीवार पर एक बटन दबाने की कोशिश करती है। आंग उसे तुरंत रोकता है और जियोतांग भी उसे डांटता है। जियोतांग समझाता है कि ये इमरजेंसी सील बटन है, जो खतरे के समय सुरंग के इस हिस्से को धातु की भारी स्लैब से हमेशा के लिए बंद कर देता है। अचानक आंग को कातिलाना नीयत महसूस होती है। वो तैयार हो जाता है। जियोतांग को भी खून की गंध आती है और वो हैरान है कि आंग ने उससे पहले खतरे को भांप लिया। वे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पिकाडिया से खून की धारा बहकर आ रही है। उन्हें पिकाडिया का एक घायल योद्धा मिलता है, जो बताता है कि शहर पर डेमन के झुंड ने हमला कर दिया है और वहां इवैक्यूएशन अलार्म बज चुका है। इसका मतलब है कि शहर के सभी योद्धा मारे जा चुके हैं। तभी अचानक रोशनी का एक गोला उस घायल योद्धा को खींच ले जाता है। एक 2 फिन वाला फायर डेमन प्रकट होता है और उस योद्धा को मार देता है। डेमन लैंसिनो पर हमला करता है, लेकिन जियोतांग उसे रोक लेता है। जियोतांग समझ जाता है कि ये डेमन बहुत शक्तिशाली है और उसे बच्चों को बचाना होगा। आंग जियोतांग को उन तीनों को लेकर भागने के लिए कहता है। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचते हैं, आंग बटन दबा देता है और खुद डेमन के साथ उसी तरफ रह जाता है, जबकि जियोतांग और बाकी सुरक्षित दूसरी तरफ हो जाते हैं। लू चिल्लाती रह जाती है, लेकिन गेट बंद हो चुका है। जियोतांग को आंग की बातों पर भरोसा करना पड़ता है। वो बताता है कि ये गेट इतना मजबूत है कि 3 फिन वाला राक्षस भी इसे नहीं तोड़ सकता। वे आंग की मदद के लिए दूसरे शहर से सहायता लेने के लिए गुप्त सुरंग की ओर भागते हैं। इधर अब कोई आसपास नहीं है तो आंग अपनी असली ताकत दिखाता है। डेमन हैरान है कि आंग इंसान है या डेमन। आंग कहता है कि उसे डेमन के फायर एलिमेंट में दिलचस्पी है। डेमन अपनी आग से आंग की जड़ों को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आंग वाटर एलिमेंट से उसकी आग बुझा देता है। आंग पलक झपकते ही डेमन का कोर निकाल लेता है और उसे चीर देता है। तभी कई बिना फिन वाले डेमन आ जाते हैं। आंग उस 2 फिन वाले फायर कोर को तोड़कर सोख लेता है और खुद एक 2 फिन योद्धा बन जाता है। वो एक विशाल अग्नि विस्फोट करता है, जिससे सभी डेमन मारे जाते हैं। वो सुरंग से बाहर निकलता है और देखता है कि पिकाडिया शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है। लाशों के ढेर और तबाही के निशान बताते हैं कि ये किसी 3 फिन वाले वुड टाइप डेमन का काम है। आंग को वहां 2 महान योद्धाओं के शव मिलते हैं, जो जड़ों से लटके हुए थे। वे उन्हें नीचे उतारकर सम्मान देता है। तभी एक छोटा लड़का आंग को डेमन समझकर डर जाता है। लड़का कहता है कि तुम एक ऊंचे स्तर के डेमन हो, जो इंसान का रूप ले सकते हो। आंग उसे कुछ समझा पाता उससे पहले ही एक डेमन उस लड़के पर हमला कर देता है। आंग फुर्ती से उस डेमन को खत्म कर देता है और लड़के के पास जाकर उसे हिलने से मना करता है और वादा करता है कि वो उसे ठीक कर देगा। वो लड़का आंग से पूछता है कि वो दानव है या इंसान, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। आंग अपने वजूद पर सवाल उठाता है, पर तय करता है कि चाहे वो जो भी हो, उसका मकसद एक ही है, सभी दानवों का खात्मा। और फिर शुरू होता है मौत का नंगा नाच। आंग अपनी नई फायर पावर से उन पर विनाशकारी हमले करता है। वो समझ जाता है कि अगर वो आग को अपनी पीठ पर केंद्रित करे तो वो और भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। वो डेमन के शरीर में सीधे आग भरकर उन्हें जीता जागता बम बना देता है। जैसे ही डेमन भागने लगते हैं, आंग अपनी अग्नि जादुई शक्ति से उन सब का पीछा करके उन्हें मार देता है। उसे याद आता है कि जियोतांग और बाकी सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। शहर का एनर्जी क्रिस्टल सिर्फ 3 महीने और चलेगा और पिकाडिया का रास्ता बंद है। अगर जल्द ही नया क्रिस्टल नहीं मिला तो हेलियोस शहर बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। आंग पिकाडिया के क्रिस्टल स्टोरेज तक पहुंचने का फैसला करता है। वो अपनी वुड टाइप शक्तियों का उपयोग कर पूरे शहर को स्कैन कर जड़ों के जरिए क्रिस्टल का पता लगा लेता है। अंडरग्राउंड चेंबर में पहुंचकर उसे पता चलता है कि दानवों ने सोच समझकर क्रिस्टल पर हमला किया था, जैसे कोई उनके पीछे मास्टरमाइंड हो। आंग समझ जाता है कि उसे हर हाल में एक नया क्रिस्टल हेलियोस पहुंचाना होगा। वो एक मॉन्स्टर ट्रक लेता है और नक्शे के आधार पर अगले शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में घने कोहरे और खंडहरों के बीच से गुजरते समय उस पर अचानक हमला होता है। एक लड़की बंदूक ताने सामने आती है और उससे उसकी पहचान पूछती है। उसे लगता है कि आंग सिल्वर वुल्फ नामक शिकारी समूह का जासूस है। वो लड़की सीयरिंग गन ग्रुप की सदस्य है और बहुत डरी हुई है। तभी वहां कुछ बाइक सवार गुंडे आते हैं और उस लड़की को गोली मार देते हैं। ये गुंडे सिल्वर वुल्फ ग्रुप के हैं, जो उस घायल लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। आंग बीच में कूदता है और एक जोरदार किक के साथ उन गुंडों को पीछे धकेल देता है। वो कहता है कि उसे शिकारी समूहों के आपसी झगड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये लोग उसे नीच लग रहे हैं। जब एक गुंडा उसे बंदूक से डराता है तो आंग एक चाड़ की तरह उसकी बंदूक को अपने हाथों से कुचल देता है। वो अपनी जड़ों से उस गुंडे को दूर फिकवा देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। आंग उस घायल लड़की के घावों को अपनी शक्तियों से भर देता है। वो लड़की हैरान है कि आंग इतना शक्तिशाली है। उसे लगता है कि शायद आंग कोई 5 फिंड योद्धा है। आंग विनम्रता से कहता है कि वो बस एक 2 फिंड योद्धा है, जिसके पास कुछ विशेष
विशेष शक्तियां हैं। वो अपनी पहचान बताता है और आंग से मदद मांगती है। वो बताती है कि पास का जिन वेई तस्बा, जो एक छोटा सी लेवल सेटलमेंट है, उस पर खूंखार सिल्वर वुल्फ ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। उसका कहना है कि सिल्वर वुल्फ का कप्तान एक 3 फिंड योद्धा बन चुका है, जिसने उनके पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया। वो आंग से विनती करती है कि अगर ये उसके मिशन के बीच में नहीं आता तो क्या वो उस शहर को आजाद कराने में उसकी मदद करेगा। आंग सोचता है कि उसके पुराने जीवन में ऐसे शिकारी गिरोहों की हिम्मत नहीं होती थी। वो हैरान है कि आज का नेतृत्व क्या कर रहा है, जो इन ग्रुपों को शहरों पर जबरन कब्जा करने दे रहा है। लड़की बताती है कि उसने सुना है सिल्वर वुल्फ ग्रुप ने एनर्जी क्रिस्टल हासिल करने के लिए एक टावर पर कब्जा कर लिया है। आंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है कि ये नीच लोग शहर की जीवन रेखा चुराना चाहते हैं। वो उसे रास्ता दिखाने को कहता है। शहर के करीब पहुंचकर आंग मॉन्स्टर ट्रक छिपा देता है ताकि किसी को शक न हो। रास्ते में कुछ डेमन उन पर हमला करते हैं, लेकिन आंग अपनी जड़ों से उन्हें खत्म कर देता है। वो लड़की आंग की ताकत देखकर दंग है और उसे उम्मीद जगती है कि वे शहर को बचा लेंगे। जब वे झाड़ियों में छिपकर देखते हैं तो दीवार पर कोई गार्ड नहीं होता। तभी एक आदमी मदद के लिए शहर से बाहर आता है, लेकिन सिल्वर वुल्फ का एक सदस्य उसे बेरहमी से मार देता है। लड़की गोली चलाने वाली होती है पर आंग उसे रोक देता है। तभी एक विशाल हाथ उन लाशों को उठाकर अंदर खींच ले जाता है। एक डेमन सिल्वर वुल्फ के इंसानों के साथ मिलकर काम कर रहा है। आंग समझ जाता है कि अब योजना बदलनी होगी। वो गेट पर मौजूद गुंडों को ढेर कर अंदर घुस जाता है। आंग को एहसास होता है कि ये गुंडे असल में लाशें हैं, जिन्हें एक डेमन ब्लैक स्ट्रिंग से नियंत्रित कर रहा है। वो लड़की से बचे हुए लोगों को खोजने को कहता है और खुद उन धागों के पीछे मुख्य डेमन की तलाश में निकल पड़ता है। एक सिंहासन पर एक डेमन बैठा है, जिसके पीछे 3 एनर्जी क्रिस्टल हैं। उसने सिल्वर वुल्फ के लीडर 3 फिंड योद्धा को भी अपना गुलाम बना लिया है। वो आंग के सामने योद्धाओं की एक पूरी फौज खड़ी कर देता है, जिन्हें वो घोल बना चुका है। आंग अपनी आंख की शक्ति से एक झटके में उन सब की लाशों के कोर जला देता है ताकि वे इस नरक से आजाद हो सकें। आंग दानव पर हमला करता है, लेकिन वो मक्कार डेमन उस बच्चे को ढाल बना लेता है जिसे आंग ने गेट पर देखा था। इस चक्कर में आंग को पेट पर एक सीधा वार लगता है। डेमन के पास गोल्ड एलिमेंट की भी शक्ति है। डेमन एक रहस्यमयी हरा तरल पीता है और क्रिस्टल की ऊर्जा को जबरदस्ती सोखने लगता है। आंग जानता है कि यह नामुमकिन है क्योंकि क्रिस्टल फट सकता है, लेकिन वो दवा उस ऊर्जा को नियंत्रित कर लेती है। डेमन विकसित होकर 4 फिंड बन जाता है और आंग को बुरी तरह पीटने लगता है। तभी अचानक बैंगनी घेरों से एक डीमन लेडी प्रकट होती है। वो उस घमंडी डेमन का सिर पकड़ती है और उसे सोख लेती है, जिससे वो खुद 4 फिंड रूप ले लेती है। आंग महसूस करता है कि यह वही दबाव है जो उसके अंदर के 8 फिंड डेमन का है। वो महिला आंग को कमजोर कहती है और उसे ग्रेट क्रिम्सन किंग को जगाने में देरी करने के लिए डांटती है। वो आंग को हवा में उड़ाकर उसके अंदर जबरदस्ती एक क्रिस्टल डाल देती है ताकि वो सीधे 4 फिंड रूप में विकसित हो जाए। आंग असहनीय दर्द से चिल्लाता है क्योंकि उसका शरीर इतनी ऊर्जा नहीं झेल सकता। उसका सीना फटने वाला है। वो महिला आंग के चारों ओर एक स्पेस लॉक सक्रिय कर देती है और उसे हिम्मत रखने को कहती है। तभी आंग के शरीर से क्रिम्सन किंग की आवाज गूंजती है, जो उस महिला से कहता है कि उसने उसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे की। वो महिला दानव आंग के डेमन की आवाज पहचान जाती है। आंग का डेमन क्रिम्सन क्रिस्टल बैरियर को तोड़ता है और आंग के शरीर पर नियंत्रण कर लेता है। वो उस महिला को आंग के विकास के रास्ते में दखल देने के लिए डांटता है। वो महिला, जो कि क्रिम्सन को पहचानती है, उसे गले लगा लेती है। क्रिम्सन बताता है कि उसने इंसानों को देखा है, वे कमजोर है, लेकिन रहस्यमयी महिला ने आंग को 3 फिंड स्टेज छोड़कर सीधे 4 फिंड कोर जबरदस्ती डाला था, जिसे आंग का शरीर संभाल नहीं पाया। क्रिम्सन उसे डांटता है कि आंग को धीरे धीरे विकसित होने दो ताकि वो एक आदर्श पात्र बन सके। क्रिम्सन पूछता है कि क्या बाकी 4 राजाओं को उस पर शक है। वो बताती है कि बाकी राजा आपस में लड़ रहे हैं और उनके पास जांच करने का समय नहीं है। क्रिम्सन उसे सलाह देता है कि अभी आंग से संपर्क ना करे क्योंकि इससे उनकी योजना खराब हो सकती है। तभी वो लड़की, जिसका नाम सामने नहीं आया, वहां पहुंचती है। क्रिम्सन उसे देखता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। ये देखकर आंग की चेतना जाग जाती है जब वो लड़की को उसे डेमन कहते हुए सुनता है। जब आंग वापस होश में आता है तो वो देखता है कि क्रिम्सन ने उस लड़की को मार दिया है। आंग गुस्से से भर जाता है। वो 4 फिंड रूप में बदल जाता है। उसे उस लड़की की यादें आती हैं जो डॉन सिटी में फ्लोरिस्ट बनना चाहती थी। आंग उसे सम्मानजनक अंतिम संस्कार देता है और पूरे शहर को आग लगा देता है। वो खुद को माफ नहीं कर पाता और सोचता है कि ये सब उसकी डेमन शक्ति की वजह से हुआ। आंग ये सब पीछे छोड़कर मॉन्स्टर ट्रक लेकर निकल पड़ता है। वो जियोतांग से संपर्क करना चाहता है ताकि उन्हें बता सके कि वो सुरक्षित है। उसके रास्ते में ए लेवल शहर पिसिया पड़ता है, जहां से वो संदेश भेजने का प्लान करता है। इस बीच ब्रायन सिटी में जियोतांग और बाकी टीम कमांडर कोटा से मिलते हैं, जो एक 5 फिंड योद्धा है।
कोटा माफी मांगता है कि वो आंग को बचाने के लिए टीम नहीं भेज सकता, क्योंकि बी लेवल शहर पिकार्डिया एक बड़े डेमन झुंड द्वारा तबाह हो चुका है, इसलिए आंग के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जियोतांग तर्क देता है कि आंग में विशेष प्रतिभा है। कोटा मान जाता है और तो ही टीम भेजने का वादा करता है। कोटा वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले बताता है कि डॉन सिटी में एक बड़ा ग्रैंड डेमन हंट टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें बी लेवल या उससे ऊपर के योद्धा भाग ले सकते हैं। वो जियोतांग की टीम को वहां रुकने और शहर देखने का मौका देता है। इधर पिकार्डिया में आंग रिसेप्शन रूम में पेरिस नाम की महिला से मिलता है। वो उसके सुरक्षित होने का संदेश हेलियोस भेज देती है, लेकिन आंग को एनर्जी क्रिस्टल नहीं दे सकती, क्योंकि वितरण ऊंचे स्तर के शहर तय करते हैं। पिकार्डिया तबाह हो चुका है, इसलिए अब उसे क्रिस्टल के लिए सीधे डॉन सिटी से संपर्क करना होगा। आंग को ये सब बहुत पेचीदा लगता है और वो सोचता है कि आधिकारिक रूप से हेलियोस का प्रतिनिधित्व किए बिना डॉन सिटी में प्रवेश करना मुश्किल होगा। पेरिस डॉन सिटी में प्रवेश का एक दूसरा रास्ता बताती है। कोई उच्च पदस्थ अधिकारी उसकी गारंटी ले, जैसे कि वो खुद। जब आंग पूछता है कि क्या वो उसकी मदद करेगी, तो पेरिस एक शर्त रखती है। वो चाहती है कि आंग ग्रैंड डेमन हंट टूर्नामेंट में एक एक्सटर्नल रिक्रूट के रूप में उसके स्क्वाड में शामिल हो और एक अग्रणी रक्षक की भूमिका निभाए। ये काम बेहद खतरनाक है और पिछले कुछ वर्षों में कई वैनगार्ड मारे जा चुके हैं, इसलिए कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। आंग मुस्कुराते हुए हाँ कर देता है, क्योंकि उसे याद आता है कि ये टूर्नामेंट उसने खुद शुरू किया था। पेरिस उसे नैनो इक्विपमेंट स्टोरेज में ले जाती है। आंग के शरीर के चिन्ह टूटे हुए हैं, इसलिए पेरिस उसकी असली शक्ति नहीं माप पाती और उसे एक साधारण टू फिंड योद्धा समझती है। आंग वहां से एक ऐसा नैनो विंग चुनता है जो एक ग्रेट स्वॉर्ड विशाल तलवार में बदल सकता है। पेरिस उसे चेतावनी देती है कि यह हथियार केवल 3 फिंड योद्धाओं के लिए है और वो इसे संभाल नहीं पाएगा, लेकिन आंग बड़ी आसानी से उस भारी तलवार को घुमाकर दिखाता है, जिससे पेरिस दंग रह जाती है। आंग अकेले लाइव कॉम्बैट अरीना में अभ्यास करने की अनुमति मांगता है। पेरिस उसे सावधान रहने को कहती है, क्योंकि वहां कभी-कभी 1 फिंड डेमन भी आ जाते हैं। आंग अकेले निकल जाता है, क्योंकि वो अपनी 4 फिंड शक्तियों और नई तलवार का परीक्षण करना चाहता है। अरीना में पहुंचकर आंग बिना किसी जादुई तत्व, वुड, फायर आदि के केवल शारीरिक कौशल और तलवार से डेमन को काटना शुरू करता है। वो अपनी मसल मेमोरी, मांसपेशियों की याददाश्त को वापस पा रहा है। तभी वहां 2 शक्तिशाली 1 फिंड डेमन, एक लकड़ी और एक अग्नि तत्व वाले आते हैं। आंग उन्हें फुर्ती से धूल चटा देता है। वो अपनी पर्पल 4 फिंड शक्ति का इस्तेमाल कर एक राक्षस को अपने नियंत्रण में ले लेता है, जिसे देख बाकी डेमन खौफ में आ जाते हैं। शाम होने को है और गेट बंद होने का समय करीब है। पेरिस चिंतित हो जाती है कि आंग अभी तक वापस नहीं आया। वो खुद उसे खोजने अरीना की ओर भागती है। वहां पहुंचकर उसे मौत की गंध और डेमन का एक असामान्य झुंड मिलता है। उसे आश्चर्य होता है कि डेमन इस तरह समूह बनाकर हमला कर रहे हैं। वो अपनी बो स्ट्रिंग स्लैश तकनीक से राक्षसों को मारना शुरू करती है। तभी आंग अचानक उसके पीछे प्रकट होता है। घबराहट में पेरिस उस पर हमला कर देती है, जिसे आंग बड़ी आसानी से रोक लेता है। पेरिस हैरान है कि एक साधारण शहर के लड़के ने एक 5 फिंड योद्धा का वार कैसे रोक लिया। आंग अपनी देरी के लिए माफी मांगता है। पेरिस उसे पीछे हटने को कहती है, क्योंकि वहां कुछ खतरनाक 3 फिंड डेमन भी हैं। आंग मुस्कुराता है और पूछता है कि आप इन सब की बात कर रही हैं, और जैसे ही वो अपनी चुटकी बजाता है, आसपास के सभी डेमन एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। पेरिस सन्न रह जाती है। वो आंग का कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाकर पूछती है, तुमने ये कैसे किया? क्या तुम इन राक्षसों को नियंत्रित कर रही हो? पेरिस देखती है कि आंग का कोर लाल है और उसकी शक्तियों के बारे में पूछती है। आंग बस इतना कहता है कि वो मरे हुए डेमन को थोड़ा बहुत नियंत्रित कर सकता है, और इस कयामत के दौर में हर योद्धा के पास कुछ गुप्त चालें होनी चाहिए। पेरिस अभी भी अवाक है, क्योंकि राक्षसों को नियंत्रित करना 5 फिंड वाले योद्धाओं के लिए भी दुर्लभ है। वे अगले दिन डॉन सिटी के लिए रवाना होते हैं, ताकि आंग हेलियोस के लिए एनर्जी क्रिस्टल का इंतजाम कर सके। जब वे शहर के गेट पर पहुंचते हैं, तो आंग को यकीन हो जाता है कि ये वही शहर है जिसे वो पिछले जन्म में संभालता था। शायद उसकी मौत के बाद इसका नाम बदल दिया गया। पेरिस उसे बताती है कि ये मानवता का इकलौता S लेवल शहर और शक्ति का केंद्र है। आंग उससे पुराने 6 महान योद्धाओं 6 ग्रेट हीरोज के बारे में पूछता है। पेरिस चौंक जाती है और उसे चेतावनी देती है कि शहर के अंदर इन लोगों का नाम ना ले। वो बताती है कि अब वंश बदल चुका है और एक नया राजा राज करता है। पुराने राजा आंग और उसके साथियों को अब सम्मान नहीं दिया जाता। आंग को गहरा दुख होता है। क्या उसका बलिदान और उसकी मौत सब व्यर्थ थी? शहर के बीचों बीच उसकी एक विशाल मूर्ति है, जिसे कपड़े से ढका गया है। पेरिस कहती है कि इसे जल्द ही गिराकर नए राजा की मूर्ति लगाई जाएगी। मूर्ति के पास आंग एक महिला को फूल चढ़ाते हुए देखता है। ये लीना है,
जो पुराने 6 योद्धाओं में से एक थी और सबसे शक्तिशाली रिकवरी टाइप योद्धा थी। आंग का दिमाग सुन्न हो जाता है। तभी एक आदमी आकर लीना को धक्का देता है और उसके फूल फेंक देता है। वो लीना का अपमान करता है कि अब वो योद्धा नहीं रही और पुराने राजा के अहंकार की वजह से उनकी ये हालत हुई है। वो मूर्ति को कचरा कहता है। लीना उसे थप्पड़ मारती है और जब वो आदमी उस पर हमला करने वाला होता है, आंग उसे अपनी तलवार से रोक लेता है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। गुंडे अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। पेरिस बीच बचाव करती है और आंग को चुप कराती है ताकि कानून के साथ कोई पचड़ा ना हो। गुंडे वहां से चले जाते हैं। लीना एंग से पूछती है कि क्या वो उसे जानता है। एंग सच बताना चाहता है लेकिन खुद को रोक लेता है। पेरिस कहती है कि एंग सिर्फ एक मुसीबत पैदा करने वाला ट्रबल मेकर है। एंग मजाक में कहता है कि हाँ, उसका नाम ही मुसीबत वाला है। लीना वहां से चली जाती है, ये कहते हुए कि ये नाम वाकई सिरदर्द देता है। अगले दिन ग्रैंड डीमन हंट परेड शुरू होती है। पेरिस एंग को भरोसा दिलाती है कि टूर्नामेंट के बाद वो एनर्जी क्रिस्टल दिलवाने में उसकी मदद करेगी। एंग उसे वचन देता है कि वो अपने प्रदर्शन से उसे निराश नहीं करेगा। भीड़ में एंग की नज़र फिर से लीना पर पड़ती है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन लीना अपनी सहमी हुई आंखों से उसे देख नजरें फेर लेती है। डॉन सिटी में एक विशाल जंगल है जिसे खास तौर पर ग्रैंड डीमन हंट टूर्नामेंट के लिए बनाया गया है। ये शहर के भीतर एक और शहर जैसा है। पेरिस एंग और उसके 5 साथियों को वहां छोड़कर विदा लेती है। वो उन्हें पिकार्डिया का नाम रोशन करने और बहादुरी से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। सभी योद्धा जोश में दहाड़ते हैं, जबकि एंग को लगता है कि इतनी चिल्लाहट की जरूरत नहीं थी। ब्रॉडकास्ट के जरिए घोषणा होती है कि सभी स्क्वाड्स मैदान में प्रवेश करें और अग्रिम रक्षक सबसे पहले जजों के पास जाएं। एंग ये देखकर हैरान है कि जो टूर्नामेंट कभी उसके समय में एक छोटा सा आयोजन था, वो आज इतना बड़ा रूप ले चुका है। पिकार्डिया के योद्धा एंग से विदा लेते समय ऐसे भावुक हो रहे हैं जैसे वो मरने जा रहा हो, क्योंकि वैनगार्ड का काम सबसे खतरनाक माना जाता है। एंग उन्हें शांत रहने को कहता है। तभी टूर्नामेंट के मुख्य जज और न्यू 6 हीरोज में से एक डिलन फैन सामने आते हैं। डिलन एक रिकवरी टाइप योद्धा है, लेकिन वो डुअल कोर तकनीक का इस्तेमाल करता है। एंग दंग रह जाता है क्योंकि उसने अपने पुराने जीवन में डुअल कोर की सिर्फ कल्पना की थी। ये तकनीक योद्धा की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। एंग को डिलन की मौजूदगी और उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। डिलन सभी वैनगार्ड्स का स्वागत करता है और उन्हें यादगार के तौर पर एक टियर 3 कोर देता है। सभी योद्धा डिलन के सम्मान में झुकते हैं, लेकिन एंग सीधा खड़ा रहता है। जब एक योद्धा उसे झुकने के लिए टोकता है तो एंग बहाना बनाता है कि उसकी पीठ में दर्द है। डिलन एंग की तरफ देखकर मुस्कुराता है, जिससे एंग को थोड़ी घबराहट महसूस होती है। अब प्रदर्शन डेमो हंट की बारी है। डिलन एक टियर 4 फिंड लाल कोर वाले खतरनाक धातु डेमन का सामना करता है। डेमन दर्शकों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक अदृश्य सुरक्षा घेरे से टकराकर गिर जाता है। डिलन बड़े आराम से अपनी ढाल से डेमन के वार रोकता है। डेमन हैरान है कि एक ग्रीन कोर हीलिंग टाइप योद्धा के पास इतनी ताकत कैसे है। डिलन उसे बताता है कि वो डुअल कोर योद्धा है और फिर अपनी हरी लस्सियों से डेमन को जकड़कर उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। पूरा अखाड़ा डिलन के नाम से गूंज उठता है। एंग समझ जाता है कि न्यू 6 हीरोज उसकी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं और नया राजा तो और भी भयानक होगा। वो उनकी ताकत का कायल है, लेकिन लीना के साथ हुए बर्ताव को लेकर अभी भी गुस्से में है। प्रदर्शन के बाद डिलन वापस वैनगार्ड्स के पास आता है। सभी योद्धा फिर से उसके सम्मान में झुकते हैं, लेकिन एंग इस बार भी अकड़ कर खड़ा रहता है। डिलन सीधे एंग के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते या तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई दुश्मनी है? एंग स्थिति को संभालते हुए कहता है कि ये गलतफहमी है। वो बस मंच पर जाने से पहले खुद को एकाग्र करने के लिए थोड़ा गंभीर हो जाता है। डिलन उसे गौर से देखने का फैसला करता है और कहता है कि वो उसे निराश न करे। एंग मन ही मन हंसता है कि जब वो डेमन की अंतड़ियां निकाल रहा था तब इस डिलन का जन्म भी नहीं हुआ था। ब्रॉडकास्ट के जरिए नियम बताए जाते हैं। वैनगार्ड्स को अकेले जंगल में जाकर रास्ता खोजना है और डेमन की लोकेशन मार्क करनी है। जंगल में बिना फिन वाले डेमन से लेकर 3 फिन वाले खतरनाक डेमन तक मौजूद हैं। एक खास बात यह है कि जंगल में एक 4 फिन वाला डेमन भी बंद है। जो टीम उसे हरा देगी वो सीधे टूर्नामेंट जीत जाएगी। हालांकि जोखिम इतना ज्यादा है कि वैनगार्ड्स के बचने की संभावना 36% से भी कम है। जैसे ही टूर्नामेंट शुरू होता है, बाकी वैनगार्ड्स डर के मारे समूह बनाकर चलते हैं, लेकिन एंग अकेला ही 4 फिन वाले डेमन की तलाश में निकल पड़ता है। डिलन, जो ऊपर से सब देख रहा है, एक महिला अधिकारी से एंग के बारे में पूछता है। वो बताती है कि ये पिकार्डिया का एंग है और वो एक 3 फिन योद्धा के रूप में रजिस्टर्ड है।
एंग नाम सुनते ही डिलन के चेहरे पर नफरत और गुस्सा छा जाता है। वो कहता है कि इस नाम के लोगों को सिर्फ मौत मिलनी चाहिए। जंगल के अंदर बाकी वैनगार्ड्स छोटे राक्षसों को देखकर ही घबरा रहे हैं, जबकि एंग इसे एक पुरानी यादों वाली सैर यानी नॉस्टैल्जिक वॉक की तरह ले रहा है। पेरिस उसे देख रही है और उसे एंग की आंखों में वही आत्मविश्वास दिखता है जो उसने ट्रेनिंग के दौरान देखा था। तभी कुछ योद्धाओं का सामना एक शक्तिशाली 3 फिन वाले डेमन से होता है। डेमन चिल्लाता है कि योद्धाओं ने उन्हें बहुत समय तक कैद में रखा है और अब वो मरेंगे। दर्शक डरे हुए हैं और योद्धाओं को भागने के लिए कह रहे हैं। एंग देखता है कि ये डेमन उसके रास्ते में रुकावट है। वो नहीं चाहता कि भीड़ के सामने उसकी असली शक्ति उजागर हो, इसलिए वो बहुत तेजी से डेमन के करीब पहुंचता है और उसके कोर पर सटीक प्रहार करता है। दर्शक दंग रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि एंग ने अकेले ही 3 फिन वाले डेमन को ढेर कर दिया है। एंग उस डेमन का एजिलिटी कोर निकालता है और अब 4 फिन वाले डेमन की तलाश में ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ता है। वो अब तक 5 2 फिन वाले डेमन को मार चुका है, जिससे पिकाडिया का स्कोर काफी बढ़ गया है। ब्रॉडकास्ट में हलचल मच जाती है। एंग सीधे 4 फिन वाले डेमन की ओर बढ़ रहा है। पिकाडिया की टीम के सदस्य हैरान हैं कि क्या पेरिस ने उसे ये आदेश दिया है। पेरिस खुद उलझन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि एंग आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। उधर डिलन की नजरें एंग पर जमी हुई हैं और उसके दिमाग में सिर्फ नफरत और संदेह है। पेरिस को उम्मीद है कि एंग कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं करेगा, क्योंकि उनका स्क्वाड एक 4 फिन डेमन को हराने के काबिल नहीं है। ब्रॉडकास्ट के जरिए खबर आती है कि एंग ने 4 फिन डेमन को खोज लिया है। लोगों को लगता है कि शायद वो वहां से भागने की योजना बना रहा है, लेकिन सबको बड़ा झटका तब लगता है जब एंग सीधे डेमन के पिंजरे की सील तोड़ देता है। एंग बड़ी बेबाकी से उस डेमन को बाहर आकर लड़ने की चुनौती देता है। इधर डिलन ये देखकर पागल हुआ जा रहा है कि एंग अपनी टीम की मदद लिए बिना अकेले ही उस दानव से लड़ना चाहता है। वो एक वैनगार्ड के रूप में अकेले टूर्नामेंट जीतना चाहता है। ब्रॉडकास्ट के दौरान एंग के साहसिक कदम की जमकर तारीफ होती है और दर्शक पिकाडिया के लिए शोर मचाने लगते हैं। पेरिस को चिंता है कि क्या एंग इस स्तर की लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि 4 फिन डेमन बहुत शक्तिशाली होते हैं। एंग ब्लू कोर जल तत्व वाला डेमन बाहर निकलता है और अपनी एक्सप्लोडिंग ड्रिल से हमला करता है। एंग मिट्टी की दीवार बनाता है, लेकिन डेमन उसे आसानी से तोड़ देता है। एंग मुसीबत में दिखता है और डेमन उसका मजाक उड़ाता है। जवाब में एंग उन 2 फिन वाले राक्षसों को समन करता है जिन्हें उसने पहले हराया था। डिलन ये देखकर दंग रह जाता है कि एंग मरे हुए राक्षसों के कोर को नियंत्रित कर रहा है। ये एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों के पास नहीं होनी चाहिए। एंग उन नियंत्रित राक्षसों को हमले का आदेश देता है। इससे पहले कि डेमन अपना घातक वाटरगन हमला कर पाता, डिलन अचानक मैदान में कूद पड़ता है और एक ही प्रहार में 4 फिन डेमन को जमीन में धंसा देता है। डिलन एंग की शक्तियों को खुद परखना चाहता है और उसे द्वंद्व यानी मैच की चुनौती देता है। ब्रॉडकास्ट होते ही दर्शक इस रेयर मुकाबले को देखने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। पेरिस समझ जाती है कि अब मामला उनके हाथ से निकल चुका है। डिलन एंग पर पत्थरों की बौछार करता है जो गोलियों की तरह तेज हैं। एंग उन्हें चकमा देता है। डिलन को एंग के शरीर से राक्षसी ऊर्जा की गंध आती है। वो एंग के सामने अपनी नफरत का असली कारण बताता है। उसे एंग के नाम से नफरत है क्योंकि ये पुराने राजा का नाम है जिसने मानवता के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। डिलन अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, जिससे एंग को मजबूरन अपने डेमन फॉर्म में बदलना पड़ता है। अखाड़े में एक भीषण धमाका होता है। एंग डिलन को हल्का सा जख्मी कर देता है, जिससे डिलन का अहंकार टूट जाता है। वो एंग को जान से मारने के लिए अपनी हाई स्पीड स्पिनिंग एनर्जी गियर्स वाली घातक शक्ति एक्टिवेट करता है। एंग समझ जाता है कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई तो डिलन उसे मार डालेगा, लेकिन जैसे ही वे टकराने वाले होते हैं, एक सुरक्षा कवच बीच में आ जाता है। ये लीना है जो अपनी पूरी बैटल गियर ड्रेस में वहां पहुंच गई है। एंग ये देखकर हैरान है कि क्या उसने अपनी पुरानी शक्ति वापस पाली है। डिलन उसे टोकता है कि उसे बैटल गियर पहनने की अनुमति नहीं है, लेकिन लीना उसे करारा जवाब देती है कि उसे सिर्फ राक्षस मारने से रोका गया है, हथियार पहनने से नहीं। लीना एंग का बचाव करते हुए उसे अपने दोस्त का बेटा बताती है और डिलन को रुकने के लिए कहती है। डिलन हंसते हुए अपनी सबसे भयानक शक्ति सर्पेंट डिक्री सक्रिय करता है और लीना पर हमला करता है। लेकिन तभी आंग अपनी तलवार लेकर बीच में कूद पड़ता है और उस घातक ऊर्जा की लहर को रोक देता है। ब्रॉडकास्ट के अनुसार डिलन के हमले इतने घातक थे कि किसी भी नौसिखिया योद्धा के लिए उन्हें रोकना नामुमकिन था। लीना अपनी ढाल के पीछे आंग को छिपने के लिए कहती है, लेकिन आंग पीछे हटने से इनकार कर देता है और लीना को बचाने के लिए हर वार खुद पर झेलता है। वो जानता है कि अगर लीना ने पलटवार किया तो मामला और बिगड़ जाएगा। दर्शक इस 2 नायकों की लड़ाई को देखकर दंग हैं। डिलन अब पूरी गंभीरता से अपना डेमन पियर्सिंग गैटलिंग हमला शुरू करता है।
तभी आंग खेल बदल देता है। वो डिलन के सामने झुककर उसका आभार व्यक्त करता है और कहता है कि उसने इस अभ्यास से बहुत कुछ सीखा है। पेरिस हैरान है कि आंग अचानक इतनी चालाकी क्यों दिखा रहा है। आंग डिलन की झूठी तारीफ करता है, जिससे डिलन को अपना हमला रोकना पड़ता है। ब्रॉडकास्ट में घोषणा होती है कि आंग ने नए हीरो का दिल जीत लिया है और पिकार्डिया की टीम ने सबसे कम समय में टूर्नामेंट जीत लिया है। पेरिस खुशी के मारे आंग को गले लगा लेती है और उसे कोई भी मनचाहा इनाम मांगने को कहती है। आंग उसे अपना वादा याद दिलाता है। वो कहता है कि वो जश्न में शामिल नहीं होगा क्योंकि उसे एक पुराने दोस्त से मिलना है। आंग सीधे उस सीक्रेट बेस पर पहुंचता है जहां वो और लीना पुराने समय में मिला करते थे। लीना वहां पहुंचती है और आंग को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंग से पूछती है कि क्या वो सच में वही आंग है। यादों के गलियारे में लीना को वही पुराना समय याद आता है जब वे यहाँ मस्ती किया करते थे। आंग उसे पुराने अंदाज में चिढ़ाता है और उसके माथे पर धीरे से हाथ रखता है। लीना फूट फूट कर रोने लगती है और आंग उसे गले लगा लेता है। आंग उसे अपने टाइम ट्रैवल और अपने अंदर छिपे 8 फिन वाले राक्षस के बारे में बताता है। लीना ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो आंग को बताती है कि उसके मरने के बाद क्या हुआ। बैटल ऑफ डॉन के बाद जब आंग की मौत की खबर फैली तो इंसानों का हौसला टूट गया और राक्षसों ने जवाबी हमला करके 90% आबादी खत्म कर दी। लोगों ने सारा दोष आंग पर मढ़ दिया क्योंकि उसने चेतावनियों को नज़रअंदाज किया था। नए राजा और नए 6 हीरोज ने पुरानी यादों को मिटा दिया और लीना जैसे बचे हुए नायकों को अपमानित किया। लीना बताती है कि पुराने 6 नायकों में से 3 मारे गए। ब्लू कोर योद्धा फैंटम ने नए राजा का विरोध किया था, इसलिए उसके हाथ पैर तोड़कर उसे काल कोठरी में मरने के लिए फेंक दिया गया। आंग यूं सुनकर गुस्से से भर जाता है। वो पूछता है कि लीना ने विरोध क्यों नहीं किया। लीना बताती है कि नया राजा 3 कोर वाला एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा है जिसे हराना शायद आंग के पुराने रूप के लिए भी मुमकिन नहीं होता। साथ ही अब राक्षसों ने भी खुद को 5 तत्वों धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी में विकसित कर लिया है। आंग दृढ़ निश्चय के साथ कहता है कि वो अपने साथियों को इस नर्क में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता। उसे फैंटम को बचाना होगा और उस नए राजा के रहस्य का पता लगाना होगा जिसने मानवता के इतिहास को ही बदल दिया। आंग को एहसास होता है कि उसके पास केवल अर्थ एलिमेंट की कमी है। लीना बताती है कि ये तत्व योद्धाओं को असीम शक्ति देते हैं, जिससे 4 और 5 फिन वाले योद्धाओं के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। सबसे मजबूत 5 फिन वाले योद्धा भी फ्यूजन कोर की तलाश में रहते हैं। लीना एक ऐसी जगह का नाम बताती है, ड्रैक्युला बोनयार्ड कैसल, जहां कभी आंग ने 10 लाख योद्धाओं के साथ एक भीषण युद्ध लड़ा था। लीना समझाती है कि हर फ्यूजन कोर केवल एक ही तत्व को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, क्योंकि 5 तत्व एक साथ काम नहीं कर सकते। आंग हैरान है कि आज के योद्धा यहाँ तक कि नया राजा और 6 नायक भी डुअल कोर के साथ इन शक्तियों का उपयोग करते हैं और उसके समय के योद्धाओं से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आंग खुद को और मजबूत बनाने का संकल्प लेता है, क्योंकि अपने वर्तमान स्तर पर वो अभी भी उन नायकों से बहुत कमजोर है। वो जानता है कि उसे बोनयार्ड कैसल जाना होगा। बाद में आंग बाजार में पेरिस से मिलता है और उसे अपने नए मिशन के बारे में बताता है। पेरिस उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। तभी आंग की मुलाकात अपने पुराने कैप्टन जियोतांग और साथियों लैंसिनो और सूजू से होती है। वे सब भावुक होकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। उसे जिंदा और पहले से ज्यादा मजबूत देखकर जियोतांग ने हेलियोस के लिए एनर्जी क्रिस्टल का इंतजाम कर लिया है। आंग ये जानकर खुश है। सूजू बताती है कि आंग के जाने के बाद से लू बहुत उदास थी। आंग लू के पास जाकर माफी मांगता है और वादा करता है कि वो उसे फिर कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लू भावुक हो जाती है और सब मिलकर हंसते बोलते हैं। लीना दूर से ये सब देख रही है और पुरानी यादों में खो जाती है। अगली सुबह लू एक डरावना सपना देखकर जागती है, जिसमें वो आंग को बचाने की कोशिश कर रही है। वो पसीने से तरबतर है। तभी आंग बिना खटखटाए कमरे में आ जाता है, जिससे लू उस पर चिल्लाती है। बाद में आंग और लू ड्रैक्युला बोनयार्ड कैसल के लिए रवाना होते हैं। आंग बताता है कि वहां प्रवेश करने के लिए उन्हें अपनी ताकत का परीक्षण देना होगा, नहीं तो उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा। लू इस बात से थोड़ी चिढ़ी हुई है कि आंग इतनी जल्दी 4 फिंट स्तर पर कैसे पहुंच गया। जब वे कैसल के गेट पर पहुंचते हैं तो वहां खड़े अनुभवी 5 फिन वाले योद्धा उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि एक 4 फिन लड़का और एक 1 फिन लड़की यहां रास्ता भटक गए हैं और वे प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। योद्धाओं का एक समूह वहां पहुंचता है और उनमें से एक आंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को पिकनिक पर लाया है,
लेकिन आंग और लू उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मजाक उड़ाने वाला ये शख्स ऊथर है, जो ऊला सिटी के प्रतिष्ठित मीर परिवार का वारिस है। ऊथर के साथ एक 6 फिन वाला शक्तिशाली योद्धा भी है। भीड़ में चर्चा है कि ऊथर इस बार पक्का एलिमेंटल क्रिस्टल हासिल कर लेगा। ऊथर घमंड में चूर होकर लू को अपना पर्सनल हीलर बनने का ऑफर देता है और आंग को नीचा दिखाता है। लू का धैर्य जवाब दे जाता है और वो ऊथर को उसकी औकात याद दिलाती है। ऊथर हमला करने ही वाला होता है कि आंग बीच में आ जाता है। आंग उसे चेतावनी देता है कि यहाँ तमाशा करने से उसके परिवार की बदनामी होगी और शायद गार्ड्स उन्हें अंदर भी न जाने दें। ऊथर का 6 फिन वाला साथी उसे शांत करता है, लेकिन जाते जाते वो आंग पर अर्थ एलिमेंट से पत्थर फेंकता है। आंग उन्हें हवा में ही पकड़ लेता है। वो योद्धा हैरान रह जाता है कि इस लड़के ने इतनी फुर्ती से हमला कैसे रोका। वो समझ जाता है कि आंग कोई साधारण योद्धा नहीं है। प्रवेश परीक्षा में आंग का स्कोर 54% और लू का 42% आता है। लू की तरक्की देखकर आंग खुश है। वहां मौजूद महिला अधिकारी उन्हें चेतावनी देती है कि कैसल के अंदर के डेमन कम से कम 3 फिन वाले हैं और आज तक किसी भी 5 फिन से कम स्तर वाले योद्धा ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की है। वे रिकॉर्ड पर सबसे निचले स्तर के प्रवेशी हैं। आंग धन्यवाद कहकर लू के साथ अंदर कदम रखता है। कैसल के अंदर का नज़ारा भयानक है। आंग समझाता है कि ये कभी डॉन सिटी जैसा ही बड़ा शहर था, लेकिन अब ये केवल राक्षसों का डेरा है। वे छिपकर आगे बढ़ते हैं। लू किसी की मदद करना चाहती है, लेकिन आंग उसे रोकता है। वो समझाता है कि बाहर की दुनिया और यहाँ के योद्धा बहुत लालची और चालाक हैं, इसलिए अपनी दयालुता को अभी बचाकर रखे। सच्चानक एक 5 फिन वाला डेमन वाटर टाइप उन पर हमला करता है। उसकी चालें इतनी शांत हैं कि कोई उन्हें भांप नहीं सकता, लेकिन आंग चाड़ की तरह लू को बचा लेता है। डेमन हैरान है कि एक 4 फिन लड़के ने उसे कैसे देख लिया। आंग अपनी सुरक्षात्मक वार बनाता है। डेमन ये देखकर दंग है कि आंग एक साथ लकड़ी और धातु जैसे तत्वों को नियंत्रित कर रहा है, जो कि एक इंसान के लिए नामुमकिन है। आंग और लू बेहतरीन टीम वर्क दिखाते हैं। लू डेमन का ध्यान भटकाती है और आंग अपनी तलवार उसके सीने के आर पार कर देता है। उन्हें एक 4 फिन्ड ब्लू कोर मिलता है। आंग लू की फुर्ती की तारीफ करता है और लू हमेशा की तरह गर्व से कहती है कि उसके परिवार के लिए मार्शल आर्ट्स तो बस एक बुनियादी चीज है। आंग तलवार कंधे पर रखकर कहता है कि उन्हें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लड़ाई ने आसपास के दानवों और योद्धाओं को आकर्षित कर लिया होगा। चलते समय लू उसके गाल पर एक छोटा सा कट देखती है और कहती है कि किसी सुरक्षित जगह रुककर वो उसे ठीक करे। आंग मुस्कुराकर कहता है कि ये कुछ नहीं, बस हल्की सी खरोच है, लेकिन लू गंभीर होकर याद दिलाती है कि उन्होंने तय किया था, चाहे चोट छोटी हो या बड़ी, उसकी हीलिंग उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो उसे ठीक नहीं कर पाई तो उसका होना ही बेकार है। आंग उसकी बात मान लेता है और गाल ठीक करने को कहता है। तभी अचानक कोई उनकी ओर झपटता है। लू चिल्लाकर आंग को झुकने को कहती है। ये ऊथर का बॉडीगार्ड होता है। वो जोरदार वार करता है। लू पीछे हट जाती है और आंग आराम से वार रोक लेता है। बॉडीगार्ड कुल्हाड़ी के ब्लेड पर पैर रखकर दबाव बढ़ाता है, लेकिन आंग पर कोई असर नहीं होता। अब उसे समझ आ जाता है कि आंग सिर्फ 4 फिन नहीं है। ये आंख पर पट्टी बांधे आदमी एक 6 फिन रेड कोर अर्थ मास्टर है। लू हमला करना चाहती है, लेकिन हरे धाड़ी जैसी ऊर्जा उसे जकड़ लेती है। ये ऊथर की टीम की नर्स होती है, जो अपने 3 फिन ग्रीन कोर से उसे पैरालाइज कर देती है। लू आंग पर ध्यान देने के कारण ये देख नहीं पाती। ऊथर आता है, मजाक उड़ाता है और लू को साइड चिक कहता है, जिससे वो शर्माते हुए और गुस्से में भर जाती है। वो नर्स को थपथपाकर इनाम का वादा करता है और लू की ठुड्डी पकड़कर कहता है कि वो उसके आदमी को मरते हुए देखे। आंग का शरीर बैंगनी आभा से चमकने लगता है। लू को धमकी देना उसकी आखिरी गलती होती है। आंग ऊथर पर झपटता है। बॉडीगार्ड बीच में आता है, लेकिन आंग कुल्हाड़ी रोककर एक ही बार में उसे दूर फेंक देता है। आग और लकड़ी दोनों तत्वों पर आंग का नियंत्रण देखकर वो स्तब्ध रह जाता है। उसी पल अंधेरे से एक 5 फिन ब्लू कोर दानव उभरकर उसकी कुल्हाड़ी पकड़ लेता है। ऊथर गुस्से से पागल हो चुका था। वो लू का और ज्यादा अपमान करने लगा। वो चिल्लाते हुए बोला कि उसके पिता ने सालों की मेहनत और बेहिसाब पैसा लगाकर उसे दर्दनाक तरीकों से एक 5 कोर वॉरियर बनाया है। उसे इस बात पर भी आग लग रही थी कि आंग और लू ने उसके सारे प्लान बर्बाद कर दिए थे। बॉडीगार्ड और डेमन की लड़ाई जारी रही। ऊथर चीखते हुए बोला, इधर आओ, इस लड़की से मुझे बचाओ। तभी आंग ने अपना वुड एलिमेंट एक्टिव किया। जमीन से तेज शाखाएं निकलकर बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ी। वो बच तो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कई छोटे छोटे कट लग गए और खून बहने लगा। ऊथर ने झुंझलाकर बॉडीगार्ड को आदेश दिया कि वो लू को मार दे, लेकिन बॉडीगार्ड हंस पड़ा। उसने ऊथर को कचरा कहा और बोला कि वो हार मान ले। उसने ताना मारा कि ऊथर तो एक फिनलेस डेमन से भी ठीक से नहीं लड़ सकता। ये सुनते ही ऊथर की शक्ल बदल गई। वो कांपते हाथों से इशारा करते हुए चिल्लाया। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई घटिया योद्धा उसके जैसे खास इंसान का अपमान करे।
पहले तो उथर कंफ्यूज हुआ, फिर और भड़क गया। उसने अपना ब्लू कोर एक्टिव किया और ल्यू पर झपट पड़ा। उसने चाकू निकाला, लेकिन उसी पर लू ने अपना ग्रीन कोर चालू किया और पलक झपटते ही उसके पीछे पहुंचकर उसकी साइड में वार कर दिया। उथर दर्द से चिल्लाया और पलटकर हमला करना चाहा, लेकिन लू फुर्ती से बच गई। उथर गुस्से में अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा करने लगा। तभी लू ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि उसने कभी अपनी ताकत को कंट्रोल करना नहीं सीखा था। उसे अपने प्रोफेसर की चेतावनी याद आ गई, जो योद्धा कोर एनर्जी पर काबू नहीं रख पाते उनका अंत बहुत भयानक होता है। लू हल्के से मुस्कुराई। ऐसे इंसान के लिए ये बिल्कुल सही अंत है। उसने पूरी ताकत इकट्ठा की, ग्रीन कोर को पूरी तरह एक्टिव किया और उसके शरीर के चारों ओर एक मजबूत एनर्जी शील्ड बन गई। वो तेजी से ऊथर की ओर बढ़ी। अब ऊथर खुद पर कंट्रोल खोने लगा था। वो लू को घूरा, फिर पागलों की तरह हंसते हुए बोला कि उसे यह लड़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए थी। वो चाकू घुमाता है, लेकिन लू आखिरी मलन में बच जाती है। झुंझलाकर ऊथर अपने ब्लू कोर की एनर्जी चाकू में भर देता है, जिससे वो चमकने लगता है। वो लगातार तेज वार करने लगता है। वो उसका मजाक उड़ाता है कि ग्रीन कोर वॉरियर कभी ब्लू कोर की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन लू आराम से उसके वारों से बचती रहती है। उसके गाल पर एक छोटा सा कट लगता है, मगर उसे एक मौका दिख जाता है। वो अपनी ग्रीन कोर एनर्जी चाकू में भरती है, आगे बढ़ती है और उथर के सीने पर वार करती है। उथर दूर जा गिर जाता है। वो दोबारा हमला करती है और सटीक मूव से उसे पीछे धकेलती रहती है। ब्लू एनर्जी से घिरा उथर चीखता है, मुझे कम मत समझो, मैं मेरे फैमिली का मास्टर उथर हूँ। जो मेरे परिवार का मजाक उड़ाएगा उसे मरना होगा। वो एक हाथ में चाकू पकड़े दूसरा आसमान की ओर उठाकर चिल्लाने लगता है। उसकी बॉडी अस्थिर ब्लू एनर्जी से चमकने लगती है। बिजली की तरह एनर्जी चारों ओर फैलने लगती है। लू देखती है कि उथर पूरी तरह कंट्रोल खो चुका है। नीली बिजली चारों ओर गिरने लगती है। एक बिजली आंग, बॉडीगार्ड और डेमन के पास गिरती है। खतरा महसूस करते ही आंग ने अपना रेड कोर एक्टिव किया और उथर की ओर दौड़ा। अगले ही पल उथर का ब्लू कोर फट जाता है। जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन जाता है। लू अपने सिर को ढक लेती है। उसकी शील्ड उसे बचा लेती है। धुआं छटने के बाद वो किसी की आवाज़ सुनती है, तुमने एक 5 कोर वॉरियर की डिफेंस तोड़ दी। वो आंखें खोलती है, सामने आंग खड़ा, हाथ में वुड एलिमेंट शील्ड लिए मुस्कुराते हुए। वो उसकी तारीफ करता है। लू उठकर कहती है कि उथर कभी 5 फिन वॉरियर के लायक नहीं था। वो सिर्फ ताकतवर दिखता था, उसके पास असली लड़ाई का अनुभव नहीं था। आंग उसके जख्म देखकर उसे जल्दी ठीक होने को कहता है। लू हैरानी से अपने छोटे छोटे कट देखती है, जिनका उसे एहसास भी नहीं हुआ था। आंग उसकी हिम्मत और फैसलों की तारीफ करता रहता है। लू शर्मा जाती है और उसे चुप रहने को कहती है। वो पूछती है कि बॉडीगार्ड का क्या हुआ। धुएं से बॉडीगार्ड बाहर आता है। वो बताता है कि उसका यंग मास्टर मर चुका है और अब अगर वो मिर फैमिली छोड़ेगा तो वॉरियर किलर्स, भाड़े के हत्यारे उसका पीछा करेंगे। वो बताता है कि उनमें से एक 7 कोर वॉरियर भी है। आंग और लू को वो ताकतवर कहता है, लेकिन हैरान होता है कि उनके कोर लेवल कम क्यों हैं। आंग मुस्कुराता है। उसे लगता है अब लड़ने का कोई मतलब नहीं। बॉडीगार्ड का काम सिर्फ उथर की रक्षा करना था, जो अब मर चुका है। बॉडीगार्ड आंग से उसकी ताकत और बैकग्राउंड पूछता है। आंग हंसकर कहता है कि वो बस एक 4 कोर वॉरियर है, कुछ खास क्षमताओं के साथ। बॉडीगार्ड सोचता है कि आंग कोई जीनियस होगा, क्योंकि उसने एलिमेंट्स पर महारत हासिल कर ली है। फिर वो सोचता है कि ऐसा इंसान फिर एलिमेंटल क्रिस्टल के लिए कासिल क्यों आया। आंग बात टाल देता है। अंदर ही अंदर वो जानना चाहता था कि क्या क्रिस्टल से 5 एलिमेंट्स को एक साथ मिलाया जा सकता है, मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ। वो देसा को बचाने के बारे में सोचता है। उसे पता है कि सिर्फ डिमोनिक पावर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बॉडीगार्ड उन्हें जल्दी जाने की चेतावनी देता है। ऊथर की आत्मविस्फोट से और डेमन या वॉरियर्स आ सकते हैं। वो गुड लक कहकर चला जाता है। दोनों उसे जाते हुए देखते रहते हैं। कुछ घंटे बाद वे उस डेमन के छोड़े हुए निशानों का पीछा करते हैं। रास्ते में कई डेमनों से उनकी लड़ाई होती है, लेकिन आंग उन्हें बहुत आसानी से हरा देता है। रात होने पर उनकी मुलाकात अलाव के पास बैठे कुछ वॉरियर से होती है। आंग हमेशा की तरह सबसे जल्दी दोस्ती कर लेता है, जिसे देखकर लू को काफ़ी हैरानी होती है। कुछ समय बाद वे आराम करने के लिए एक पुल के पास रुकते हैं। लू अपना स्लीपिंग बैग निकालकर उसमें चली जाती है, जबकि आंग दीवार के पास बैठ जाता है। लू देखती है कि वो कितना शांत है। वो उससे उसके अनुभव के बारे में पूछती है। आंग कहता है कि उसे बस हालात को संभालना आता है। नींद में डूबी और थोड़ी उलझी हुई लू उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तुम तो किसी अंकल जैसे बर्ताव करते हो। आंग मुस्कुराता है और कहता है, हो सकता है। फिर वो गुड नाइट कहता है। अगली सुबह वे लड़ाई की आवाज़ से जाग जाते हैं।
आंग दीवार में बने एक नए छेद की तरफ देखता है। लू कहती है लगता है कहीं जोरदार लड़ाई चल रही है। दोनों आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एलिमेंटल डेमन से निकलती हुई अराजक ऊर्जा महसूस हो रही होती है। वे पुल से छलांग लगाते हैं, अपने कोर एक्टिव करते हैं और तेजी से नीचे उतरते हैं। लू उससे पूछती है तुम इतने एक्साइटेड क्यों लग रहे हो? और वो एक्साइटेड क्यों न हो, आखिर एलिमेंटल डेमन ऐसा जीव है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। पिछले जीवन में उसने कई डेमनों से लड़ाई की थी, लेकिन ये एलिमेंटल डेमन उसे बहुत ज्यादा दिलचस्प लग रहा था। वो किले की तरफ दौड़ पड़ता है ताकि किसी और से पहले ही उसे हरा सके। दोनों उस जगह की तरफ भागते हैं जहां डेमन छिपा हुआ है। रास्ते में आंग लू से कहता है कि डेमन छिपने के बाद धीमा पड़ गया है और उन्हें इसी मौके का फायदा उठाकर उसका पीछा करना चाहिए। लू पूछती है क्या तुम्हें सच में पता है डेमन कहाँ है? इलाका इतना बड़ा है, छिपे हुए डेमन को ढूंढना आसान नहीं होगा।